ओके, सो गाइस लास्ट टाइम मैंने एक असाइनमेंट दिया था जो कि अभी हम उसका आंसर देख लेते हैं. सो फार पवन हैज़ सेंड मी द फाइल. उसने किया है. सो 99% उसका मतलब करेक्ट है. ओनली 1% थोड़ा सा उसने मिस किया, जो भी एकदम माइनर मिस्टेक्स है. नो प्रॉब्लम. तो अभी उसको हम एक वन बाय वन कवर कर लेते हैं. ओरेकल सेटअप इसके अंदर असाइनमेंट. ओके, so this is the assignment in which I have given almost 20 questions, 20 scenarios or requirement. So first requirement मैंने दिया था आपको कि we need to create one table. तो मयूर आपने जो किया था वो मतलब आप सही कर रहे थे, बट यू आर लैगिंग समवेयर. आपने थोड़ा वो सिंटैक्टिकल वो होता है बिकॉज बीइंग अ फ्रेशर एंड यू न्यू टू दिस PL स्किल. शुरुआत में ये थोड़ा सिंटैक्टिकली या फिर टेबल क्रिएट करने में इशू आते हैं. आई नो बिकॉज व्हेन आई वाज इन माई कॉलेज टाइम, और मैं मैंने जब क्लास किया था सर, एट द बिगिनिंग आई वाज फेसिंग द सेम इश्यूज. कभी कभार जैसे कि आपने क्या किया था, मैं आपको अभी क्लास में बताता हूँ. तो ये पहला मेरा क्या रिक्वायरमेंट था कि आई नीड टू क्रिएट दिस टेबल कॉल्ड एम्प्लॉयज अंडरस्कोर डेटा नाम का हमें एक टेबल बनाना है, जिसके अंदर दिस विल बी द फील्ड. लाइक व्हाट आर द फील्ड्स? एम्प्लॉय आईडी, जिसका डेटा टाइप मैंने आपको बताया था हैविंग डेटा टाइप नंबर. तो मैंने बोला था कि इसका नंबर डेटा टाइप रखो और उसका साइज रखो 3. सिमिलरली फर्स्ट नेम, उसका डेटा टाइप दिया था, उसका साइज दिया था. लास्ट नेम. तो इस तरह से मैंने आपको ये कितने 7 कॉलम वाला टेबल मैंने आपको बनाने के लिए बोला था. सो आई नीड टू क्रिएट दिस टेबल. लेट्स क्रिएट दिस टेबल. तो इसका आंसर क्या रहेगा, मुझे अभी पहले तो मैं इसको ये कर लेता हूँ. ओके, नाउ लेट्स ओपन द टोड. जहाँ पर भी किसी को डाउट लगेगा कि मुझे ये नहीं समझा तो लेट मी नो, तभी मुझे बता दो. एक और बताता हूँ, जब भी आप कोई कोड लिखते हो तो आप इस तरह से उसके आगे अगर ऐसे लाइन लिख दो तो वो कोड ये हो जाता है, उसमें कमेंट आ जाता है. तो अगर इसको आप कंपाइल करोगे, आप कंट्रोल इंटर दबाओगे तो वो रन नहीं होगा. तो जब भी आप 2 लाइन ऐसे इसको क्या बोल 2 हाइफन देते हो तो वो कोड क्या हो जाता है, कमेंट हो जाता है, उसको आप रन नहीं कर सकते. तो ये कमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज. मान लो कि मैंने कोई कोड लिखा और मैं चला गया छुट्टी पे, नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा एम्प्लॉय उस पर काम करेगा, तो उसको कैसे समझेगा कि बाबा ये जो कोड दिस पीस ऑफ कोड इज रिटन फॉर व्हाट पर्पज. वो पीस ऑफ वर्क जो कोड है वो किस पर्पज के लिए लिखा हुआ है. तो बाय रीडिंग योर कमेंट ही विल अंडरस्टैंड कि ओके बाबा ये कोड इसने इस पर्पज के लिए लिखा था. अगर मान लो कि मैं अभी एक कोड अभी ये तो पहले मैं इसको ये अपना जो ये है इसको मैं कमेंट कर, ये तो एक सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए आप 2 हाइफन लगा सकते हो. अगर आपको पूरा कोड कमेंट करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से. तो ये कोड जो है अभी कमेंट हो जाएगा. सो इसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. दिस इज नॉट एग्जीक्यूटेबल कोड क्योंकि आपने इसको कमेंट करके रखा है. ओके, सो नाउ लेट्स अभी इसका जो आंसर है, ओके जब क्वेरी हम लिखेंगे. ओके, सो अभी इसमें हम लिखते हैं आंसर. ओके, तो मैंने बोला था क्रिएट करना है, तो अभी हमें क्या करना है, क्रिएट करना है. व्हाट वी हैव टू क्रिएट अ टेबल. सो टेबल क्रिएट करने का सिंटैक्स मैंने आपको बताया था. तो क्या है, क्रिएट टेबल नेम. तो मैंने आपको बोला था कि टेबल का नाम रखो ये सिंपल. ओके, सो आई विल टेक दिस नेम. ओके, उसके अंदर मैंने क्या बोला था कि एम्प्लॉय आईडी ये फील्ड लो. तो मैं क्या करूँगा, ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट दे दूंगा. फिर पहला फील्ड, ओके तो पहला फील्ड मैंने बोला था एम्प्लॉय आईडी. ओके, तो आई विल कॉपी एम्प्लॉय आईडी डाल दूंगा. फिर उसके बाद सिंटैक्स क्या बोलता है, एम्प्लॉय पहले कॉलम नेम, देन आपका क्या आता है डेटा टाइप, एंड देन उसका साइज. तो मैंने डेटा टाइप क्या बोला था, नंबर. तो आई विल पुट नंबर. मैंने उसका बोला था साइज, तो मैंने बोला साइज 3. तो मैं इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा साइड 3. तो ये हो गया मेरा पहला कॉलम आ जाएगा. सेकेंड कॉलम फर्स्ट नेम डाल दूंगा. इसका डेटा टाइप मैंने क्या बोला था, varchar 2. ओके, उसका साइज बोला था मैंने आपको 20. देन अगेन आई विल गिव अ स्पेस, कॉमा देना है क्योंकि जो लिस्ट ऑफ कॉलम्स होते हैं वो आपके कॉमा सेपरेटेड होते हैं. ओके, सिंटैक्स यही कहता है. देन आपका आता है लास्ट नेम. ओके, मयूर क्या गलती कर रहे थे आप शुरुआत में, मैं आपको बोलता हूँ ये जैसे ही मैं बना देता हूँ. इसका भी मैंने varchar बोला था, varchar 2. इसका साइज 30 बोला था मैंने. ओके, कॉमा. देन ईमेल varchar 2. इसका साइज 35 बोला था. ओके, देन कॉमा. मोबाइल नंबर
अब ये डेटा टाइप हम किस बेसिस पे करते हैं, तो वो मैंने आपको बताया कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू आर स्टोरिंग इन दी टेबल, उस कॉलम के अंदर कौन से टाइप का डेटा आप स्टोर कर रहे हो। अभी मोबाइल नंबर टाइप का होता है इसलिए नंबर, यू नो कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, तो मैं ज़्यादा स्पेस क्यों देखे रखूँ, 10 ही दूंगा ना। वाई आई शुड गिव एक्स्ट्रा स्पेस इफ आई एम स्टोरिंग द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और डिजिट्स। तो नंबर, देन डेजिग्नेशन यू नो कि कैरेक्टर में स्टोर होता है, तो हम उसका var_char_2 ही देंगे, var_char_2। डेजिग्नेशन का साइज मैंने 20 दिया है, ओके। देन देन सैलरी, और मैंने इसका जो साइज दिया था आई गेस 5, ओके। सो 5। सो नाउ सैलरी का डेटा टाइप नंबर देना है हमें, नंबर, ठीक है। नाउ दिस इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, ओके। अभी ये तो मैंने इस तरह से लिखा था, फॉर द रीडेबिलिटी पर्पस एक अच्छे तरीके से कोड दिखना चाहिए, तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो, वो लाइन के बीच एकदम इस तरह से कि समझे कि एग्जैक्टली कितने कॉलम्स है, इस तरह से भी आप उसको कर सकते हैं, नॉट एन इशू, ओके। तो आप इट्स गुड प्रैक्टिस, आप इस तरह से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो क्या होता है, कोड लिखना इज़ नॉट अ बिग थिंग, आप कोड लिख सकते हो, बट आप किस तरह से लिखते हो, किस तरह से ऑप्टिमाइज कोड किस तरह से लिखते हो, आपका कोड देखने के बाद कोई थर्ड पर्सन उसको रीड कर सके, उसको समझ सके कि भाई इसने क्या लिखा है, वो समझ पाए उसको लिखने, वो जो लिखा है आपने कोड उसको वो समझ पाए। तो ये एक आर्ट होता है, राइटिंग अ कोड इज़ एन आर्ट। कोड तो सभी लिखते हैं, बट हाउ दे राइट इट्स मैटर्स। कोई कोड एक ही, मान लो कि मैंने आपको बोला कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी मुझे चाहिए एम्प्लॉइज टेबल से, कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसका है, तो देयर आर n नंबर ऑफ मेथड्स बाय विच n नंबर ऑफ कोड बाय विच यू कैन फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। बट मान लो 4 तरीके से आप सेकंड हाईएस्ट सैलरी, 4 तरीके की क्वेरी लिख के आप सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल सकते हो, बट उस चारों में से कौन सा बेस्ट है, अब वो बेस्ट कैसे डिफाइन करोगे कि बाबा कौन सा क्वेरी आपका सबसे फास्ट आपको रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा फास्ट रिजल्ट आपको रिटर्न करेगा वो आपका ऑप्टिमाइज क्वेरी होगा, बिकॉज दैट क्वेरी इज टेकिंग अ वेरी लेस टाइम टू फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अगर आपने एक क्वेरी लिया और दैट क्वेरी इज रनिंग फॉर 10 मिनट्स और 20 मिनट्स और आप वेट ही कर रहे हो कि डेटा अब आएगा बाद में आएगा, बट वही क्वेरी अगर किसी ने दूसरे मेथड से लिखा और उसका आउटपुट आपको विद इन अ सेकंड मिल रहा है, इट मीन्स दैट क्वेरी इज ऑप्टिमाइज, वो क्वेरी एकदम उसका फास्ट है। और डेटाबेस में यही मैटर करता है कि आप क्वेरी किस तरह से लिखते हो, हाउ ऑप्टिमाइज क्वेरी यू राइट। अब वो ऑप्टिमाइज क्वेरी कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग आपका लॉजिक जो भी होगा वो यूज करके आप उस क्वेरी को लिखोगे। तो ट्राई टू राइट एन ऑप्टिमाइज क्वेरी, क्योंकि वही मैटर करता है। अगर आप एटीएम में चले जाओ, एटीएम इंसर्ट करने के बाद पैसा डालने के लिए तुम आपने वो पिन नंबर ये वॉट एवर आपने एक्टिविटीज़ की और आप स्टिल वेटिंग फॉर द मनी टू बी कम आउट फ्रॉम द एटीएम मशीन, अगर आपको 10 मिनट लग रहा है तो आप तो उस डब्बे को लात मार के चले आ जाओगे, कैंसिल कर दोगे ट्रांजेक्शन, वापस आ जाओगे। इट मीन्स कि आपका, क्योंकि देखो HDFC बैंक का आपका एटीएम कार्ड है, बैंक का एटीएम है आपका, आप चले गए एटीएम पे और आप डाला पिन नंबर, पैसे 5000 निकालना आपको, डाल दिया अमाउंट और इंटर कर दिया, वो अभी मशीन 10 मिनट हो गया, वो पैसे आ ही नहीं रहा, उसका अंदर ट्रांजेक्शन ही प्रोसेस कर रहा है। अगर 1 मिनट, एक कस्टमर को 10 मिनट लग रहा है, तो इमेजिन कि देयर आर करोड्स ऑफ कस्टमर ऑफ HDFC बैंक एंड इफ ऑल द कस्टमर्स आर फेसिंग द सेम इशू, तो वो तो बैंक छोड़ देंगे, राइट। इट मीन्स आपका जो बैंक है, आपके बैंक का जो डेटाबेस है, इट्स परफॉर्मिंग पुअर, वो पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है। इट मीन्स कि उन्होंने जो क्वेरीज उनके लिखा होगा वो ज़्यादा टाइम ले रहा है रन होने को लिए बैकग्राउंड में, राइट। सो इट मीन्स आपको जो क्वेरी लिखना है दैट शुड बी ऑप्टिमाइज क्वेरी, दैट शुड नॉट टेक लॉन्गर टाइम टू गेट एग्जीक्यूटेड, ओके। सो जस्ट कीप इन माइंड, और जो भी लिखोगे तो वो एकदम रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए कि पापा नहीं, जो आगे वाला आएगा सेकंड वाला बंदा तो उसको वो समझना चाहिए। अब जैसे कि मैंने ये स्क्रिप्ट लिखा है ये टेबल क्रिएशन का, तो मैं अभी आगे वाला कोई बंदा आया, ओके, अब मैं उसके लिए कमेंट छोड़ देता हूँ, तो ओके, उसके लिए मैं कमेंट लिख देता हूँ बिलो, ओके, बिलो स्क्रिप्ट is created, okay, is written for to create a table, okay। मैंने ये कमेंट छोड़ दिया उसके लिए। अब नेक्स्ट टाइम कोई बंदा आएगा और आपका कोड वो देख रहा होगा, तो उसको ही विल नॉट गो थ्रू दिस स्क्रिप्ट, ही विल नॉट डायरेक्टली जंप टू दिस स्क्रिप्ट, वो जैसे पहले ये लाइन पढ़ लेगा, ओके। बिलो स्क्रिप्ट इज रिटर्न फॉर टू क्रिएट अ टेबल, तो उसको समझ जाए कि बाबा ये जो नीचे वाला स्क्रिप्ट है, ये जो है ये बाबा इसने टेबल बना रहा है। अब वो टेबल बना रहा है उसको समझ गया,
तो फिर वो आएगा नीचे, फिर देखेगा ओके बाबा टेबल बना रहा है, तो क्या टेबल के अंदर क्या फील्ड है, वो ये सब फील्ड है, उसका डेटा टाइप ये, उसका साइज है ये। सो बाय जस्ट रीडिंग दिस कमेंट ही विल अंडरस्टैंड। तो ये जो एक सिंगल लाइन को अगर आपको कमेंट करना है तो यू कैन यूज दिस डबल हाइफन, ये डबल हाइफन लिख दो, तो वो जो कोड जो आपने लिखा होगा वो कमेंट हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, अगर मान लो कि मैंने इसको अभी मान लो ये मैंने हटा दिया और मैं अभी इस कोड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, चलो अब वो क्या बोलता है, एरर देगा, इट विल गिव एन एरर, उसको समझ भी नहीं आएगा कि क्या है वो भाई। ओके, तो इस तरह से वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा उसको। तो अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमिट कर देता हूँ। अभी मैंने इसको कमिट कर दिया, अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट। क्या है, मैंने एम्परसेंड यूज़ किया क्या कहीं पे, एक मिनट। ये लाइन को देखो, इसको कमेंट नहीं किया हमने। ओके, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था, बिकॉज ये क्या बोल रहा था, उसको लगा कि ये एग्जीक्यूटेबल लाइन है, इसको हमने कमिट नहीं किया, तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट। ये देखो, टेबल क्रिएटेड, टेबल क्रिएटेड। तो ये हो गया हमारा पहले जो भी रिक्वायरमेंट था उसका आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये मैंने आपको टेबल बनाने को बोला था और ये इसका टेबल बन गया। ओके, नाउ अब मयूर क्या कर रहे थे, मयूर इसी तरह से लिख रहे थे। मैंने जैसे को बोला कि एम्प्लॉय आईडी नंबर, उसका डेटा टाइप C3, तो मयूर भी ये इसी तरह से लिख रहे थे। हैविंग कुछ तो भी उन्होंने डाला था, विथ साइज इस तरह से कुछ तो भी वही लिख रहे थे। ये जो मैंने लाइंस लिखे थे, दिस लाइंस ऑफ कोड, ये भी उसके अंदर ही शायद मयूर डाल रहे थे। इट समटाइम्स हैपेंड बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट और आप ये पहले ही बार कर रहे हो, तो ये छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स होते हैं। ये तो मैंने आपको रिक्वायरमेंट दी है, बट दिस इज नॉट योर सिंटैक्स। आपका सिंटैक्स क्या कहता है, आपका कॉलम नेम, देन उसका डेटा टाइप एंड देन साइज। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जैसे ये असाइनमेंट खत्म होता है, सो वी आर गोइंग टू लर्न कंस्टेंट। तो कंस्टेंट क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। कंस्टेंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, और आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स और इंटरमीडिएट जो भी पीपल होते हैं उनको ये पूछते हैं, टाइप्स ऑफ कंस्टेंट, डिफरेंस बिटवीन द कंस्टेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्टेंट। तो वो हम आगे पढ़ने, वंस वी कंप्लीट दिस असाइनमेंट देन वी विल स्टार्ट विद द कंस्टेंट। ओके, सो दिस इज द आंसर टू योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट। टेबल क्रिएट करना था कॉल्ड एम्प्लॉयज डेटा करके। ओके, बन गया। कैसे देखोगे आप, डिस्क्राइब कमांड है आपके पास, DESC, उस टेबल का नाम डाल दो, उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा आपको, जो भी उसका स्ट्रक्चर है वो। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड, ये क्या बोलते हैं, आपका जो भी रिक्वायरमेंट था, सेकंड रिक्वायरमेंट था कि आपको ये वाले रिकॉर्ड उसके अंदर इंसर्ट करना है। ओके, ये मैंने कुछ वैल्यूज दी थी आपको, इसको मैंने इंसर्ट करने के लिए बोला था। ओके, नाउ लेट्स इंसर्ट। ओके, मैं कमिट कर देता हूँ इसको। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हमको, मैंने आपको बोला था इंसर्ट करने के लिए। नाउ लेट्स फॉर्मेट दिस, ये थोड़ा इधर आगे पीछे हो गया। ओके, अभी हमें ये इंसर्ट करना है, टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को डालना है। सो हाउ वी विल इंसर्ट द रिकॉर्ड, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास इंसर्ट करके कमांड है, और इंसर्ट इज अ DML कमांड। ओके, बिकॉज टू इंसर्ट द रिकॉर्ड डेटा के साथ, जब भी हम टेबल के डेटा के साथ मैनिपुलेशन करते हैं तो उसके लिए हमें DML कमांड ही यूज करना है। सो फार वी हैव लर्न 3 DML कमांड्स, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो अभी टेबल के अंदर डेटा डालना है, तो इट मीन्स वी विल यूज इंसर्ट कमांड। ओके, अंदर इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड्स डालना है, फिट करना है डेटा टेबल के अंदर, तो फॉर दैट वी विल यूज इंसर्ट कमांड। अभी मैंने ये आपको कुछ रिकॉर्ड्स दिए, उसकी वैल्यूज़ दी है। ओके, ये 5 बंदे हैं, 5 एम्प्लॉयज़ हैं, उनका मैंने आपको डेटा दिया, और इसको आपको उस एम्प्लॉयज़ अंडरस्कोर जो आपने अभी जो रिसेंटली अभी हमने टेबल बनाया उसके अंदर ही आपको डालने को बोला है, तो उस टेबल में हम डाल देंगे। ओके, ठीक है, अब ये डेटा फॉर्मेट हो गया, मैंने लिख दिया। ओके, नाउ लेट्स आंसर, राइट द आंसर टू दिस क्वेरी। इसका जो भी क्वेरी हम बना लेंगे पहले सेट से, आंसर कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं ANS। ठीक है, इसके नाउ कमेंट, और एज अ गुड प्रैक्टिस, आप वेन एवर यू राइट अ पीस ऑफ कोड, आप जब भी कोई कोड लिखते हो इन अ कंपनी एज वेल, जब भी आप कंपनी के अंदर भी कुछ कोड लिखते हो, तो ट्राई टू राइट अ कमेंट, सो दैट जैसे मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट वाला बंदा आएगा, अगर उसी प्रोग्राम पे वो काम करेगा तो उसको समझ जाए कि बाबा मान लो विकी ने क्या किया था, या फिर मयूर ने, जो भी
क्या काम किया था लास्ट टाइम, अभी मुझे क्या चेंज करना होगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या लॉजिक मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो उसको आसानी होगी। तो ट्राई टू राइट ए कमेंट वेन एवर यू राइट एन क्वेरी। तो जब भी आप कुछ पीस ऑफ कोड लिखते हो तो कमेंट लिखो। ओके, सो मैं बोलो ओके, so below script is inserting records into employees underscore data टेबल। ठीक है, समझ जाएगा जो भी बंदा आएगा कि बोलेगा वो ये स्क्रिप्ट जो है इंसर्ट कर रहा है। तो अपना कमांड क्या है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ डेटा। जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैंने ये आपको एम्प्लॉयज़ का नाम दिया, टेबल का नाम दिया, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एग्जैक्टली सेम ही क्या बोलते हैं उसका जो कैरेक्टर है, अल्फ़ाबेट स्मॉल है, ये नो मैटर्स। इसका ई भी स्मॉल हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी स्मॉल में लिखा, सभी कैपिटल लेटर्स में लिखा है, स्मॉल लेटर में, नॉट एन इशू, कुछ भी लिखो आप उसमें, पर नाम सेम होना चाहिए। सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ डेटा देन वैल्यूज़। ओके, मैंने आपको 2 मेथड्स बताई थी वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। ओके, बट अभी मुझे क्या है, सभी वैल्यूज डालना है, किसी स्पेसिफिक कॉलम के लिए नहीं डालता, आई एम जस्ट फॉलोइंग द फर्स्ट मेथड। सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज डेटा वैल्यूज। ओके, अभी मुझे क्या डालना है, फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी डालना है, तो 100 कॉमा क्या डालना है, स्टीवन फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम। और मैंने ये भी बोला था कि आप जब भी कुछ कैरेक्टर टाइप डेटा इंसर्ट करते हो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको डालना होता है, फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम। ओके, देन लास्ट नेम किंग। ओके, किंग। देन आपको उसका ईमेल डालना है। ओके, फर्स्ट नेम ईमेल, देन उसके बाद ईमेल भी इज अ कैरेक्टर, तो उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे। देन मोबाइल नंबर, सो दिस इज द मोबाइल नंबर, सो मोबाइल नंबर इज अ नंबर डेटा, सो वी नीड नॉट टू पुट इट इनटू अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। देन आपका आता है डेजिग्नेशन, सो डेजिग्नेशन एडी प्रेस। ओके, तो उसको भी आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालना होगा। ओके, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाला। देन आपका आता है डेजिग्नेशन के बाद सैलरी, तो 24,000। सो दिस इज द नंबर डेटा अगेन। ओके, दैट्स इट। तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। ओके, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट। ओके, ये देखो 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड आ जा, 1 रो इंसर्टेड, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया ना। आई हैव इट कमेंटेड इट, मैंने इसको सेव नहीं किया है बिकॉज अभी मैं क्या कर लेता हूँ, पहले सभी इंसर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, देन अब मैं एक ही स्ट्रोक में उसको कमेंट कर देता हूँ। तो लेट्स इंसर्ट द सेकंड रिकॉर्ड। ओके, सेकंड रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, इसको 101, देन नीना, कोचर, एंड कोचर, मोबाइल नंबर, EDVP 70,000। ठीक है, सेकंड रिकॉर्ड। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, हो गया सेकंड रिकॉर्ड भी इंसर्ट। नाउ लेट्स इंसर्ट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 रिकॉर्ड मैंने आपको दिए थे। ओके, देन 102 लेक्स, डिहान, एल डिहान, EDVP 70,000। ओके, इसको इंसर्ट कर देते, इंसर्ट हो गया। और लेट्स फोर्थ, थ्री, अलेक्जेंडर अर्नोल्ड, अर्नोल्ड 42, IT programmer is the designation,
देन सैलरी 9000, ठीक है। नाउ वी लेफ्ट विद ओनली वन रिकॉर्ड, उसको भी कर देते हैं इंसर्ट, ओके 104, ठीक है। ब्रूस पिछले 1-2 स्प्रिंट से तो मैं यही कर रहा हूँ, जस्ट एक रिकॉर्ड ही इंसर्ट कर रहा हूँ प्रोडक्शन में, कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं आई बड़ी, मैं इंसर्ट ही लिख रहा था काफ़ी टाइम से। तो इंसर्ट लिखने के भी ये छोटे मोटे भी काम आपको आते हैं, तो इट्स नॉट ऐसे नहीं कि हर बार आपको बड़े ही काम आते हैं। ओके, सो नाउ आई हैव इंसर्टेड ऑल द रिकॉर्ड्स। अभी मैंने क्या बोला था कि वंस यू इंसर्ट द रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद मैंने आपको कुछ बोला था, मैंने क्या बोला था उसके अंदर, ये देखो इंसर्ट बिलो रिकॉर्ड्स इन एम्प्लॉयड डेटा एंड सेव इट। अब ये सेव इट मतलब क्या है कि ये पवन ने मिस किया था, उसने कहीं पे भी कमिट नहीं लिखा। ओके, आई होप कि उसने लिखा होगा, उसने किया होगा, बट उसने जो आंसर लिखा था उसमें कमिट नहीं दिखा, सो दैट्स व्हाई आई इन्फॉर्म हिम कि 99% अब करेक्ट है। तो उसने सेव, मुझे वहाँ पे कमिट कहीं पे भी नहीं दिखा, तो इसलिए मैंने उसको कहा था। ओके, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको कमिट करेंगे। ओके, सो दिस शुड बी कमिट। तो जैसे ये कमिट में एग्जीक्यूट कर दूंगा तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाएंगे। और एक मैंने आपको बोला था कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कमिट कीवर्ड, ये कीवर्ड आपने खुद लिखने के बजाय यू कैन गो हेयर, ये देखो यहाँ पे दिस इज कमिट, तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली क्लिक करके वो कमिट हो जाएगा। सिस्टम, ये जो नोड एप्लीकेशन है उसने आपको एक बटन दिया है, इसको क्लिक करने के बाद भी वो कमिट हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कमिट, तो मैंने लिख दिया है, तो मैं इसको कमिट एग्जीक्यूट कर देता हूँ, उससे ऑल योर रिकॉर्ड्स आर गेट कमिटेड, आपके ये रिकॉर्ड जो भी थे वो सेव हो गए हैं। अब इफ यू वांट टू सी द डेटा ऑफ योर टेबल, मैंने आपको बोला था क्या कमांड है हमारा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। तो अब लेट्स चेक द डेटा कि हमने जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट किए वो है कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, ओके, एग्जीक्यूट। ये देखो जो भी वॉट एवर रिकॉर्ड वी हैव इंसर्टेड इट्स नाउ अवेलेबल इन योर टेबल। ये टेबल के अंदर हमारे इंसर्ट हो चुके, वी हैव सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा। नाउ ओके, नाउ लेट्स रिमूव दिस, ये इसकी अभी मैंने ज़रूरत नहीं है। Okay, now let's move to the third requirement. Third requirement, save. Okay, change name of employees, जो आपने टेबल एम्प्लॉयज़ डेटा टू EMP डेटा, जो हमने एम्प्लॉयज़ डेटा करके टेबल बनाया है उसका नाम चेंज करके एम्प्लॉयज़ अंडरस्कोर डेटा बोला था मैंने। ओके, सो दिस इज द वेरी सिंपल। अभी नाउ आपको ये एक डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए आपके माइंड में कि ओके कि आई हैव टू चेंज द नेम ऑफ माई टेबल, बिकॉज इट मीन्स कि आई एम वर्किंग ऑन अ टेबल स्ट्रक्चर, आई एम वर्किंग ऑन अ ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, मैं ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे काम कर रहा हूँ। इट मीन्स आई हैव टू यूज हियर DDL कमांड्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मुझे यूज़ करना है, बिकॉज आई एम अल्टरिंग दी, मैं जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसका चेंज कर रहा हूँ, राइट। इट मीन्स कि मुझे DDL यूज़ करना है। अब DDL के अंदर भी मुझे क्या करना है कि मुझे बाबा इसमें क्या करना है कि नाम चेंज करना है टेबल, तो इट मीन्स आई हैव टू यूज रीनेम कमांड, तो आई विल गो विद द रीनेम कमांड। ओके, तो हम इसमें लिखेंगे रीनेम कमांड। तो मैं इसको थोड़ा कमिट कर देता हूँ हमारा रिक्वायरमेंट को। ओके, कमिट कर दिया। नाउ अभी ये मैं कमेंट नहीं लिखता हूँ, वो आप ट्राई करना। तो मैं डायरेक्टली कमेंट, ये क्या बोलते हैं, कमांड लिख लो, रीनेम ओके एम्प्लॉयज़ अंडरस्कोर डेटा टू EMP डेटा, दैट्स इट, एग्जीक्यूटेड। ओके, कमिट क्यों इसने एग्जीक्यूट किया, रीनेम एम्प्लॉयज डेट नहीं रे, डेटा, ये भी EMP डेटा, ठीक है। टेबल अल्टर्ड, ये देख टेबल रीनेम, तो आपका टेबल रीनेम हो गया। अब अगर आप इसी टेबल में ढूंढोगे डेटा तो आपको नहीं मिलेगा, वो बोलेगा भाई ये एम्प्लॉयज अंडरस्कोर डेटा जो आपका टेबल है ना वही नहीं मेरे पास। फिर से चेक करते हैं इसमें है क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज अंडरस्कोर डेटा, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये बोलेगा टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्यों बोल रहा है, वाई इट इज नॉट डज नॉट एग्जिस्ट इन योर टेबल, क्यों नहीं ये प्रेजेंट आपके डेटाबेस के अंदर, बिकॉज आपने तो उसको चेंज कर दिया ना, उसका नाम चेंज कर दिया ना एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा से। अभी अगर आप एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा के अंदर देखोगे तो वो आपको मिल जाएगा, बिकॉज एम्प्लॉयज अंडरस्कोर डेटा आपके पास नहीं है, EMP अंडरस्कोर डेटा आपके पास अभी है। तो इसलिए वो एरर दे रहा था कि ये जो टेबल है एम्प्लॉयज अंडरस्कोर डेटा ये प्रेजेंट नहीं है। तो ये देखो उसका नाम चेंज हो गया, एम्प्लॉयज अंडरस्कोर डेटा हो गया। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट, यही मुझे चाहिए था। तो ये रीनेम कमांड विच इज द DDL कमांड हमने यूज़ किया। ओके,
नाउ लेट्स जंप टू द फोर्थ रिक्वायरमेंट. क्या है? चेंज साइज ऑफ कॉलम ईमेल टू 35. जो हमने कॉलम ईमेल कॉलम लिया था उसका साइज मुझे चेंज करना है. ओके, चेंज साइज ऑफ कॉलम ईमेल टू 35. अभी देखो हमें हेयर आल्सो वी आर वर्किंग ऑन अ टेबल स्ट्रक्चर. जो डेफिनेशन हमने लिखी थी हमारे टेबल की उसको हम चेंज कर रहे हैं, राइट. इट मीन्स अभी यहाँ पे क्या करना है, जो कॉलम हमने ईमेल नाम का जो कॉलम है उसका जो साइज हमने 35 दिया था, नहीं जो 30 दिया था उसको मुझे 35 करना है. अगर आपने ये देखा होगा, ये देखो हमने इसका साइज़ किया था ईमेल का 35 दिया था, है ना. ईमेल का साइज़ हमने 35 दिया था. इसको कितना चेंज करने के लिए बोल रहा है वो? चेंज साइज ऑफ कॉलम ईमेल टू 35. एक्चुअली ये 30 करने को 30 चाहिए था क्योंकि हमने ऑलरेडी 35 दिया है ना. ये देखो, अच्छा मैंने ही बनाते वक्त 35 डाला. ओके, तो अभी हम इसको रिड्यूस करते हैं. बस 35 है, 35 है तो इसको 30 करते हैं. नाउ द रिक्वायरमेंट इज चेंज साइज ऑफ कॉलम ईमेल टू 30. तो मैं क्या कर देता हूँ, अभी टेबल के स्ट्रक्चर को अल्टर करना है, कॉलम को अल्टर कर, साइज को. तो यहाँ पे कौन सी डिटेल कमांड हम यूज करेंगे? अल्टर. तो अल्टर किसको अल्टर कर रहे हैं? टू हुम यू आर अल्टरिंग. सो आई एम अल्टरिंग द टेबल. ओके, अल्टर टेबल. कौन सा टेबल? आपका जो ईएमपी डेटा. अल्टर टेबल ईएमपी डेटा. ओके, अब क्या कर रहे हो आप? साइज को मॉडिफाई कर रहे हो. ओके, जो आपका एग्जिस्टिंग कॉलम है ईमेल उसके साइज को आप क्या कर रहे हो? यू आर मॉडिफाइंग द साइज. ओके, तो मैं क्या बोलूँगा? मॉडिफाई. मॉडिफाई किसको मॉडिफाई करना है? ईमेल. ओके, ईमेल जो कॉलम है उसको मॉडिफाई करना है. उसका जो साइज है, ओके, उसको क्या, पहले 35 है, अभी उसको क्या करना है आपको? varchar टू 30 करना है. ओके, दैट्स इट. अल्टर टेबल ईएमपी डेटा, मॉडिफाई ईमेल जो आपका कॉलम है उसका किसको? साइज को मॉडिफाई करना है. तो पहले 35 था तो अभी मैं 30 कर दिया. लेट्स एग्जीक्यूट. टेबल अल्टर. ये देखो आपका टेबल अल्टर हो गया. अभी अगर आपको देखना है बाबा सच में साइज चेंज हुआ है या नहीं, तो आप इसको क्या करो, इस टेबल पे नाम पे क्लिक कर दो और आपका F4 दबा दो. तो आपको उसका क्या हो जाएगा? डेफिनेशन ओपन हो जाएगा. यू कैन यूज डिस्क्राइब कमांड एज वेल. तो डिस्क्राइब कमांड भी आप यूज़ कर सकते हो. ये देखो ईमेल कहाँ पे आपका, ये देखो उसका साइज अभी 30 बाइट्स हो गया है. पहले वो 35 था, मैंने उसको 30 किया. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन change the size of any column by using alter command. And alter is a DDL command which is a auto commit. Okay, तो ये हो गया आपका इसका आंसर फोर्थ क्वेश्चन का, फोर्थ रिक्वायरमेंट का. देन नाउ लेट्स जंप टू द फिफ्थ. चेंज नेम ऑफ कॉलम डेजिग्नेशन टू जॉब आईडी. अभी आपको क्या बोला है उसने? जो आपका डेजिग्नेशन कॉलम है उसको जॉब आईडी करके, सॉरी, चेंज नेम ऑफ कॉलम डेजिग्नेशन टू जॉब आईडी. ओके, तो जो आपका डेजिग्नेशन टेबल है, सॉरी डेजिग्नेशन कॉलम है, उसका नेम आपको चेंज करने के लिए बोला है. अब यहाँ पे चेंज करना है, इट मीन्स आई हैव टू रीनेम दी कॉलम नेम. मुझे कॉलम का नेम रीनेम करना है. बट कॉलम ये जो होता है ये तो डेफिनेशन है. कॉलम मीन्स क्या? कॉलम इज नथिंग बट अ टेबल डेफिनेशन के अंदर आता है. तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? टेबल का जो स्ट्रक्चर उसको ही अल्टर करना है. इट मीन्स मैं अल्टर कमांड के साथ फिर रीनेम यूज करूंगा, राइट. तो यहाँ पे देखो अल्टर टेबल. कौन सा टेबल को अल्टर करना है? ईएमपी डेटा. ओके, अब उसके अंदर क्या करना है कि जो डेजिग्नेशन कॉलम है उसका साइज, सॉरी उसका नाम मुझे बदलना है. तो मुझे रीनेम करना है. तो रीनेम. ओके, रीनेम डेजिग्नेशन टू क्या करने को बोला था मैंने? जॉब आईडी. जॉब अंडरस्कोर आईडी से उसको रीनेम कर दो. ओके, आई गेस ये सिंटैक्टिकली मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. रीनेम कॉलम होगा उसको, COLUMN, रीनेम कॉलम. हाँ, ओके, सो दिस इज द करेक्ट सिंटैक्स. क्या बोला मैंने कि क्या करो बाबा? इंप्लॉइज अंडरस्कोर डेटा टेबल को क्या करो? अल्टर करो. उसमें मुझे जो कॉलम है डेजिग्नेशन उसका नाम चेंज करना है. तो मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो डेजिग्नेशन कॉलम है उसका नाम मैं रीनेम कर रहा हूँ. किससे? तो जॉब आईडी से. ओके, एग्जीक्यूट. टेबल अल्टर. अभी अगर आपको फिर से इसका डेफिनेशन देखोगे तो आपको अभी डेजिग्नेशन कॉलम नहीं मिलेगा उसके अंदर, आपको मिलेगा जॉब आईडी करके. ये देखो जॉब आईडी हो गया. प्रीवियसली इट वाज डेजिग्नेशन, सो नाउ वी रीनेम्ड इट टू जॉब आईडी. तो हमने जॉब आईडी उसको कर दिया. ओके, नाउ लेट्स जंप टू दिस सिक्स्थ रिक्वायरमेंट. क्या है? ऐड बिलो 3 न्यू कॉलम इन टेबल.
एम्प्लॉयज़ डेटा जो ईएमपी डेटा है उसके अंदर ये 3 नए कॉलम ऐड करना है मुझे अभी। ओके, तो अभी सेम मुझे क्या करना है, टेबल का जो डेफिनेशन उसको ही चेंज करना है, राइट। मुझे 3 नए कॉलम ऐड करना है, मीन्स मुझे यहाँ पे भी क्या करना है, अल्टर ही करना है टेबल के डेफिनेशन को। ठीक है, नाउ लेट्स राइट क्वेरी, ये कॉपी कर लेता हूँ। अल्टर टेबल ईएमपी डेटा, अभी क्या करना है, आई हैव टू ऐड न्यू 3 न्यू कॉलम्स। ओके, सो ऐड, क्या करना है, ऐड कॉलम ऐड करना है मुझे। विच कॉलम, तो पहला कॉलम मेरा है ये कमीशन परसेंटेज पीसीटी, ये लिखो कमीशन परसेंटेज करके ये कॉलम मुझे ऐड करना है। ओके, ऐड कमीशन परसेंटेज, अभी मैं नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ, इट मीन्स आई हैव टू गिव ऑल डिटेल्स, क्योंकि जब भी हम कोई कॉलम ऐड करते हैं तो हम उसका किस तरह से लिखते हैं, कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड उसका साइज। तो ऐड कॉलम नेम, अभी उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, तो ये परसेंटेज है तो मैं इसको नंबर दे देता हूँ। ओके, नंबर, और उसका साइज़ क्या देता हूँ मैं, कितना साइज़ मैंने 5 बोला था। ओके, तो मैं 5 दे देता हूँ। ठीक है, ओके, नाउ ये मैं ऐड कर देता हूँ, टेबल अल्टर्ड। अभी नाउ लगेन चेक दैट, ये इसका जो भी स्ट्रक्चर वो देख लेते हैं। तो F4, ये देखो नया कॉलम ऐड हो गया था, देखो कमीशन परसेंटेज 8th कॉलम ऐड हो गया, जिसका हमने साइज दिया था डेटा टाइप 5 और उसका साइज दिया हमने 5, नंबर और 5। So I have added this again one new column. Similarly, I have to add 2 more column, manager ID and department ID। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी कमांड को। ओके, इसको कर लेता हूँ कॉपी, 1 और 2। अब जस्ट मुझे इसका नाम चेंज करना है कॉलम का, जो मुझे चाहिए। तो मैनेजर आईडी, यू नो मैनेजर आईडी इज अ नंबर डेटा टाइप, तो इधर मैं डाल देता हूँ। उसका साइज़ मैंने कुछ बोला था 3, तो मैनेजर आईडी का जो साइज़ है मैं 3 कर देता हूँ, 3। और मैंने बोला था डिपार्टमेंट आईडी, सो विच डिपार्टमेंट आईडी इज अगेन अ नंबर टाइप। ओके, और डिपार्टमेंट आईडी का मैंने बोला था 3, तो उसका भी मैं साइज 3 कर देता हूँ। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट, ये भी अल्टर्ड हो जाएगा, ये भी अल्टर। ठीक है, अभी हम देखते हैं टेबल का स्ट्रक्चर ऐड हो गया या नहीं है। ये देखो कमीशन परसेंट ऐड हो गया, मैनेजर आईडी हो गया, डिपार्टमेंट आईडी। तो दिस इज द माई रिक्वायरमेंट कि मुझे 3 नए कॉलम ऐड करना है। ओके, सो आई हैव एडेड द 3 न्यू कॉलम्स, तो मेरे 3 नए कॉलम ऐड हो चुके हैं। नाउ लेट्स जंप टू द 7th रिक्वायरमेंट। 7th रिक्वायरमेंट क्या है, अपडेट मैनेजर आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज एज बिलो एंड सेम्ड। तो मैंने क्या बोला, जो भी अभी मैनेजर आईडी है, जो अभी हमने जो नए कॉलम ऐड किए हैं उसको मुझे अपडेट करना है। अपडेट मैनेजर आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज एज बिलो, तो ये डेटा दिया है, इसको अपडेट करना है उस मैनेजर आईडी में और डिपार्टमेंट आईडी में। ओके, सिंपल, और सेव करने के लिए बोला है। तो 7th रिक्वायरमेंट को हम थोड़ा इस तरह से फॉर्मेट कर लेते हैं, कमेंट में लिख देते हैं। ओके, ठीक है, ओके, ग्रेट। ठीक है, अब अपडेट करना है, इट मीन्स आपको क्या करना है, DML कमांड यूज़ करना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, टेबल का जो डेटा है, एक्चुअल डेटा है, रिकॉर्ड से उस पर काम कर रहे हो। तो पहले तो अभी हम टेबल का डेटा देख लेते हैं एक बार, ताकि अपडेट करने में आसानी जाएगी। ओके, तो डेटा देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP डेटा। ठीक है, ठीक है, अभी हमने ये लिख दिया। अभी क्या करना है हमें, सभी एम्प्लॉयज़ का जो भी है, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इनका क्या क्या अपडेट करना है हमें, मैनेजर आईडी ये फील्ड और डिपार्टमेंट आईडी को अपडेट करना है। तो जैसे कि एम्प्लॉय जो 100 वाला, जिसका एम्प्लॉय आईडी 100 है, उसका मैनेजर आईडी हमें क्या डालना है, नल डालना है। ओके, और उसका डिपार्टमेंट आईडी क्या डालना है, 90 डालना है। सिमिलरली 101 जो भी एम्प्लॉय है उसका मैनेजर आईडी क्या रहेगा, 100, और उसका डिपार्टमेंट आईडी 90 रहेगा। सिमिलरली नीचे वाले का मैनेजर आईडी ये रहेगा, डिपार्टमेंट आईडी ये रहेगा। सो ओके, नाउ लेट्स राइट अपडेट क्वेरी। तो अपडेट करना है मुझे, तो क्या लिखूंगा, अपडेट, किसको अपडेट करना है, अपडेट टेबल को अपडेट करना है। विच टेबल, सो EMP डेटा, अपडेट EMP अंडरस्कोर डेटा। ओके, सेट मैनेजर आईडी, मैनेजर अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू नल।
कॉमा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू कितना 90। ओके, किसके लिए ये सेट करना है आपको? सो वेयर, नीचे भी लिख सकते हैं, क्वेरी शुड बी रीडेबल, वेयर एम्प्लॉई ID इक्वल्स टू 100। तो जिसका एम्प्लॉय ID 100 है उसका, देखो क्वेरी कैसे रीड करेंगे कि भाई एम्प्लॉई अंडरस्कोर एम्पी अंडरस्कोर डेटा जो आपका टेबल है, इसके अंदर जो आपका एम्प्लॉई ID जिसका 100 है उसका मैनेजर ID और डिपार्टमेंट ID ये सेट करो। मैनेजर ID नल सेट करो और डिपार्टमेंट ID जो है 90 सेट करो। लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। ओके, ये देखो वन रो अपडेटेड, ये देखो रो अपडेट हो गई है। लेट्स अगेन चेक द डेटा चेक कर लेते हैं। अभी हमने इसको सेव नहीं किया है, जस्ट अपडेटेड द डेटा, यू हैवंट सेव्ड द डेटा, आपने कमिट नहीं किया है। सो सबसे पहले हम अपडेट कर लेंगे सबके रिकॉर्ड एंड देन एट वन स्ट्रोक वी विल कमिट इट। लेट्स चेक द डेटा। ये देखो जो एम्प्लॉय ID आपका था 100, उसका अभी देखो डिपार्टमेंट ID 90 हो गया और मैनेजर ID हमने नल डाला था, तो मैनेजर ID नल है। अभी देखो ये मैनेजर ID नल क्यों है? बिकॉज ये जो स्टीवन किंग जो बंदा है ना, दिस इज द बॉस ऑफ योर कंपनी। बॉस को कोई बॉस नहीं होता है, ठीक है ना? तो बॉस का, जैसे मैं अगर बॉस हूँ किसी कंपनी में तो मेरे ऊपर कोई नहीं रहेगा ना, मैं ही सबका बॉस हूँगा। तो इसलिए मेरा कोई मैनेजर ID नहीं है, मेरे ऊपर कोई मैनेजर नहीं है, मैं सबका मैनेजर हूँ। ओके, तो मैनेजर का कोई, बॉस को कोई बॉस नहीं होता। सो दिस स्टीवन किंग इज द बॉस ऑफ दिस कंपनी। ये जो HR जो स्कीमा है हमारा, उसका वो बॉस है। स्टीवन इस टेबल में ये बॉस है, तो इसीलिए उसका मैनेजर ID नहीं है, तो इसलिए नल डाला है हमने। बट ये बॉस किसी डिपार्टमेंट को अलाइन होगा ना, इसलिए उसका डिपार्टमेंट ID हमने डाला है। सो दिस इज डिपार्टमेंट ID। नाउ सिमिलरली अभी हमको क्या करना है, बाकी के रिकॉर्ड्स को भी डालना है, अपडेट करना है। तो जस्ट मैं ये क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एंड जस्ट ट्राई टू, व्हेनेवर यू राइट अ कोड, ट्राई टू यूज द एग्जिस्टिंग कोड। जो आपका एग्जिस्टिंग कोड होता है उसको यूज करते जाओ, बिकॉज आपको ज़्यादा बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये जो एग्जिस्टिंग कोड को जब हम यूज़ करते हैं तो यूज को हम क्या करते हैं, रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी। जो एग्जिस्टिंग कोड है उसी को यूज़ करो, just make some changes here and there, small changes, okay, and write your code. So आपको थोड़ा इसमें थोड़ा क्या बोलते हैं, कोड लिखने की जरूरत नहीं होती, आपका टाइम बच जाता है, जस्ट कॉपी पेस्ट। और मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ कंपनी वी ऑल्सो डू द सेम थिंग, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग कोड। एग्जिस्टिंग कोड को ही, एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को ही हम क्या करते हैं, यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, ये आगे भी हम देखेंगे जब हम एक्चुअल में आपको रिक्वायरमेंट दूंगा, तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि ओके मुझे यहाँ पे करना क्या है एग्जैक्टली। ओके, सो नाउ लेट्स अगेन, मैंने पहले एम्प्लॉयज़ के लिए डाला है जिसका 100 के लिए तो मैंने अपडेट कर लिया। लेट्स 101 के लिए अपडेट कर लेते हैं। 101 के लिए क्या बोला था मैंने कि 100 and 90, तो मैं इसमें डाल देता हूँ उसका मैनेजर ID 100 और उसका डिपार्टमेंट ID 90। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट। हो गया, वन रो अपडेटेड। अब इसका मतलब देखो, अभी अगर आप देखोगे मैंने इसका मैनेजर ID, ये जो डेटा देख लेते हैं आपको समझ आएगा। ये देखो मैंने क्या किया, ये जो नीना जो बंदी है 101, इसका क्या है, एम्प्लॉय ID है। इसका मैनेजर कौन है, इसका मैनेजर कौन है ये बंदी का, ये स्टीवन। देखो बिकॉज मैनेजर ID क्या है 100 और ये 100 एम्प्लॉय ID किसका है, ये स्टीवन का है। तो स्टीवन इज द मैनेजर ऑफ दिस नीना। ओके, ये नीना का मैनेजर कौन है? अगर मैंने आपको पूछा, अगर ये मैंने डेटा आपको बताया होता अभी, और मैंने अगर आपको पूछा होता कि बाबा ये नीना का मैनेजर कौन है, इस डेटा को देख के बताओ, सो हाउ यू विल, और उसका नाम बताओ। मैंने ये अगर स्पेसिफिकली आपको बोला होता कि मैं लुकिंग एट दिस डेटा, टेल मी द नेम ऑफ दिस, द नेम ऑफ द मैनेजर, नेम ऑफ द मैनेजर ऑफ नीनाज, जो नेम, सॉरी, द एम्प्लॉय हुज नेम इज नीना, टेल मी द नेम ऑफ हिज हर मैनेजर, उसके मैनेजर का मुझे नाम बताओ। तो लुकिंग एट दिस डेटा आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो? तो आप क्या करते पहले, ओके पहले नीना के पास आते, इसका रिकॉर्ड चेक करते हैं, ओके, फिर उसका मैनेजर ID देखते कि ओके इसका मैनेजर ID 100 है। तो ये जो 100 है ये भी तो कोई जो बंदा होगा उसका एम्प्लॉय ID होगा ना, क्योंकि एक सेम कंपनी में है, तो ये किसी का तो भी एम्प्लॉय होगा, ID होगा। तो फिर आप एम्प्लॉय ID में कॉलम में जाते, फिर आप देखते कि ओके 100 एम्प्लॉय ID किसका है, तो यू विल फाइंड हेयर, तो 100 एम्प्लॉय ID किसका है, स्टीवन का है। तो स्टीवन इज द मैनेजर ऑफ नीना, तो नीना का मैनेजर कौन है, स्टीवन है। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट अ क्वेरी। अगर मान लो अभी तो 5 रिकॉर्ड है, बाय लुकिंग एट दिस डेटा यू कैन गो एंड सिंपली चेक एंड यू कैन टेल मी वट एवर रिक्वायरमेंट आई हैव गिवन टू यू।
बट यही केस अगर मान लो इस टेबल में अगर 10 लाख रिकॉर्ड होते और मैंने अगर बोला होता कि बाबा मुझे इस तरह का डेटा बताओ, इस तरह का कि बाबा इस तरह से मुझे डेटा आना चाहिए, मुझे आउटपुट क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम, ओके, आगे ये क्वेरी आने वाली है, एम्प्लॉय नेम और उसके आगे मुझे उसके आना चाहिए मैनेजर नेम, इस तरह का मुझे आउटपुट चाहिए कि बाबा हर एक एम्प्लॉय का नाम बताओ और उसके मैनेजर का नाम प्रिंट करो, इस तरह का मुझे डेटा चाहिए था। और अभी एक सिंपल ये 5 रिकॉर्ड है इसलिए तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि बाबा इसका क्या है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। बट यही केस अगर 10 लाख इंप्लॉयज़ होते तो आप 10 लाख रिकॉर्ड को चेक करते 1 बाय 1 तो नहीं लिख सकते हो। तो हेयर योर लॉजिक कम्स, तो आप एक क्वेरी लिखोगे कि क्या वो जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वो खुद ब खुद आपको एम्प्लॉय का नाम और उसके मैनेजर का नाम आपको दे दे, डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने क्वेरी लिखा जिसने हमारा टाइम सेव कर लिया। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग or examining the each and every record of your table, you just write a simple query, one liner query or two liner query, and you executed it, and within a fraction of second you receive the result. तो इससे क्या हुआ, आपका टाइम बचा। अगर वही 10 लाख रिकॉर्ड मैंने आपको बोला होता सर्च करो तो उसमें मान लो कि 1 ही सेकंड पकड़ लेते, तो 10 लाख सेकंड आप कर लो, 10 लाख सेकंड डिवाइडेड बाय 3600 तो उतने घंटे आपको मिल जाएंगे, उतना घंटा आपको लगता। तो वो आगे हम ये क्वेरी लिखने वाले हैं, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ मैनेजर, एम्प्लॉयज़ हर एक एम्प्लॉयज़ का नाम प्रिंट करो और उसके आगे उसके मैनेजर का नाम प्रिंट करो। ये क्वेरी आगे आने वाली है, बट अभी जस्ट वी आर लर्निंग द बेसिक्स, तो वो हम बाद में करेंगे। ओके, सो नाउ सो फार वी हैव अपडेटेड द डेटा ऑफ 2 एम्प्लॉयज़, नाउ लेट्स अपडेट द रिमेनिंग 3। जो बाकी 3 एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी मैनेजर आईडी और डिपार्टमेंट आईडी अपडेट कर देते हैं। तो 101 का तो अपडेट कर दिया, 102 का करना है। तो 102 का क्या करने को बोला था मैंने आपको, ये देखो यहाँ पे डेटा है, ये 190, तो ये सेम ही होगा 190। ओके, अपडेट, ये चुका गलत हो गया, अपडेट, ठीक है, एग्जीक्यूट, ठीक है, फिर से 103 वाले का क्या बोला है, 103 के लिए क्या डेटा बोला है, 102 और 60, 102 और 60, ठीक है, एग्जीक्यूट। देन लास्ट वाला एम्प्लॉय, उसका मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी क्या बोला है, 103 एंड 60, 104 नहीं है, 104 का 103 एंड 60। ओके, अपडेटेड। नाउ आई हैव अपडेटेड दी ऑल द डेटा ऑफ एम्प्लॉयज टेबल, जितने भी रिकॉर्ड्स थे उनका मैनेजर आईडी और डिपार्टमेंट आईडी हमने अपडेट कर दिया है। ओके, सो नाउ लेट्स कमिट इट। तो अभी मैं कमिट नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे से कमिट कर देता हूँ, जस्ट कमिटेड, मैंने कमिट कर दिया, अभी रिकॉर्ड सेव हो गया, अब अपडेट सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। ओके, सो दिस इज हाउ वी अचीव द 7th रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ लेट्स जम्प टू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। ये इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, सिलेक्ट वाली क्वेरी को, ठीक है। नाउ लेट्स जम्प टू दी, ओके, मैं पहले तो मुझे बात बताओ, मैं जो बड़बड़ कर रहा हूँ मैं खुद ही कर रहा हूँ या आप लोगों को समझ रहा है कुछ? गाइज लेट मी नो, अगर किसी को नहीं समझ रहा है देन आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। बट अगर मैं आगे बढ़ गया तो फिर ये आप जब खुद करोगे तब फेस करोगे इशू, फिर आप मेरे पास आओगे, तो फिर इट्स बेटर कि कोई डाउट होगा तो लेट मी नो अपफ्रंटली, कि आगे चल के फिर वही टाइम पे चीज़ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अभी करो ना ड्यूरिंग द क्लास, बाकी टाइम में प्रैक्टिस करो अच्छे से। So anyone has any doubt, please let me know upfrontly. Srinivas, Mayur, Pawan, Arun. Anyone has any doubt? Devani, Priyanka. No, मला नाही काही डाऊट. नाही सर. Now let's take it, let's move to 8th. Add below column in table hire date having data type as date. डेट का मैंने आपको जिस बताया था कि डेट कॉलम डेट टाइप का अगर आप डेटा इंसर्ट डाल रहे हो आपके टेबल के अंदर आप, तो देन यू विल यूज द डेटा टाइप ऑफ दैट कॉलम एज डेट।
उसका कोई साइज़ नहीं होता है, बिकॉज एक डेट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर। तो हमारा 8 रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एक न्यू कॉलम ऐड करना है जिसका डेटा टाइप क्या है, डेट रखना है। हायर डेट करके हम एक कॉलम ऐड कर रहे हैं। ये देखो, ऐड न्यू कॉलम इन ए टेबल, कौन सा कॉलम, तो इसका नाम हायर डेट होगा। इसके अंदर क्या हायर डेट मतलब क्या होता है कि इम्प्लॉय ने कब उसको हायर किया है, उसको ऑनबोर्डिंग कब हुआ है। ओके, तो आपका ये हायर डेट है। और उसका डेटा टाइप क्या बोलने का, मैंने आपको डेट करके उसका डेटा टाइप रखा है, उसका साइज नहीं दिया था मैंने आपको। सो कीप इन माइंड कि व्हेनेवर यू यूज द डेटा टाइप एज डेट, तो उसका आपको कोई साइज देने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज डेट का जो फॉर्मेट होता है इट्स अ फिक्स फॉर्मेट होता है उसका। तो ओरेकल डेटाबेस में जो डेट का जो एक फॉर्मेट है, ओके, डेटा टाइप का जो फॉर्मेट होता है वो होता है DDMM, आई गेस DDMMON है, आई गेस MON YY। सो दिस इज द फिक्स फॉर्मेट इन ओरेकल के अंदर डेट जो डेटा टाइप होता है वो इसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है। इसी फॉर्मेट के अंदर आप क्या करते हो, मैं इसका एक बार डबल कंफर्म कर लेता हूँ, ये फॉर्मेट का डेटा टाइप मैं अभी भूल गया हूँ। इसी फॉर्मेट DDMONYY इज करेक्ट, राइट? ओके, सो दिस इज द क्या बोलते हैं फॉर्मेट ऑफ योर डेट। तो अभी जैसे कि ओरेकल ये फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है, बट हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्मेट में कभी कभी आप क्या करते हो, आप इसी तरह से भी डालते हो DDMM, ओके, YY, इस तरह से भी आप कोई डालता है, यूज़ करता है। दिस फॉर्मेट आल्सो समवन यूज, कोई इस तरह से भी करता है, मंथ पहले यूज़ कर लेता है, फिर DD कर लेता है, फिर YY। सो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ डेट फॉर्मेट, बट what date format Oracle follows, so this is the standard Oracle date format। इस फॉर्मेट में आपका क्या डेटाबेस क्या करता है, इसी फॉर्मेट में आपका डेट का जो भी इनपुट आप इंसर्ट करोगे, वैल्यू डालोगे डेट के लिए, वो एक्सेप्ट करेगा। अदर देन दिस अगर आप डालोगे, आपको डालना है, डालोगे मतलब अगर आपको अदर देन दिस ओरेकल डेट फॉर्मेट अगर आपको कुछ डेट डालनी है, तो पहले तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसी फॉर्मेट में। कन्वर्ट कैसे करना है, उसका 2 फंक्शन है, वो आपको बाद में बताऊंगा वंस वी स्टार्टेड विद द फंक्शन। तो आपको ओरेकल के डेट फॉर्मेट में ही नहीं डालना है, आप जो डालोगे उसने वो समझ लेना चाहिए कि बाबा ये डेट है, आप वॉट एवर वैल्यू आर इंसर्टिंग इज द डेट। तो उसको समझाना पड़ेगा कि भाई मैं जो डाल रहा हूँ वो डेट ही है। तो वो कैसे समझाएंगे डेटाबेस को, ओरेकल को कैसे समझाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो हाँ, मैंने अभी यहाँ पे क्या बोला कि एक न्यू कॉलम ऐड करने के लिए बोला है। ओके, सो अगेन आई एम अल्टरिंग द टेबल स्ट्रक्चर और मैं न्यू कॉलम ऐड कर रहा हूँ, तो इट मीन्स आई हैव टू यूज ऐड अलॉन्ग विद द अल्टर। तो मैं क्या करूँगा, अल्टर टेबल, विच टेबल डेटा, क्योंकि टेबल डेटा के अंदर ही मैं क्या करने वाला हूँ, ये न्यू कॉलम ऐड करने वाला हूँ। तो अल्टर टेबल डेटा ऐड, ओके, क्या करना है मुझे, ये हायर डेट नाम का जो कॉलम है उसको ऐड करना है, ऐड हायर डेट, ओके, और उसका डेटा टाइप, दैट्स इट, लेट्स एग्जीक्यूट। ओके, टेबल अल्टर्ड, नाउ लेट्स चेक द टेबल डेफिनेशन। टेबल की डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। ये देखो, टेबल हायर डेट ऐड हो गया, 11th कॉलम आपका ऐड हो गया है, उसका डेटा टाइप देखो डेट है। ओके, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट, ये ऐड हो गया। नाउ अभी क्या करना, उसने क्या बोला अभी 9th है क्या कुछ, ओके, इसमें पूछना देखना आज डेट, ओके, हो गया ऐड। नाउ लेट्स जम्प टू द 9th रिक्वायरमेंट। 9th रिक्वायरमेंट क्या है हमारा, डिलीट कॉलम हायर डेट। ये कॉलम जो अभी हमने रिसेंटली ऐड किया उसको उसने क्या करने के लिए बोला, उसको हटा दो बोला उसने। ओके, नाउ सो हम जब डेट हायर इंसर्ट करेंगे तो वो जो फॉर्मेट रहेगा DDM देन ईयर, वही फॉर्मेट में हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, राइट? हाँ तो कोई ऐसा यूएस टाइप या कोई डेट हम हाँ, तो अभी देखो ना, अभी हम क्या करते हैं, अभी ये कॉलम में जैसे कि मैं आपको ऐड करने के लिए बोला था, अभी 9th रिक्वायरमेंट में बोल रहा हूँ कि सेम कॉलम को आप ड्रॉप करो। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा 20th क्वेश्चन हो जाएगा ना, रिक्वायरमेंट हो जाएगा, तो हम ये हायर डेट कॉलम को फिर से ऐड करते हैं और हर एक एम्प्लॉयज़ के लिए हम हायर डेट डालते हैं। आई गेस ये है इसमें, देखते हैं तो कैसे डेट को कैसे डालेंगे, एक जस्ट ओवर में आपको बताता हूँ। बट एक्चुअल में डेट का एक स्पेशल फंक्शन ही है, डेट फंक्शंस होते हैं, डेट का एक स्पेसिफिक टॉपिक ही है, वो हम लेंगे, तो डोंट वरी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब भी किसी प्रोजेक्ट में जाते हो ना, अगर आपको कोई डेटा मांगता है तो बस कभी डेट के ऊपर ही डेटा मांगता है कि बाबा मुझे 2019 का डेटा बताओ, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक के, या इस फॉर्मेट में मुझे डेट दिखनी चाहिए, उस फॉर्मेट में दिखना चाहिए। तो इस तरह का रिक्वायरमेंट में हम ज़्यादा डेट फंक्शन यूज़ करते हैं। सो ये डेट के साथ कैसे प्ले करना है वो हम अच्छे से कवर करेंगे, बिकॉज मैं भी मेरे प्रोजेक्ट में वो डेट ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मतलब डेट फंक्शन ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज करंटली आई एम वर्किंग विद द बैंकिंग प्रोजेक्ट। सो
मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर्क्स ऑन अ डेट रेंज, किसी पर्टिकुलर रेंज का ही डेटा हम देखते हैं, डेट रेंज का ही डेटा देखते हैं. सो तो ट्रांजैक्शन भी होती है, तो बाबा ये ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट आया हुआ नहीं, ये पैसा उसको गया नहीं, इस तारीख को उसका पेमेंट इनिशिएट हुआ था, अभी तक कि उसका हुआ नहीं, तो कितने दिन हुआ, एग्जैक्ट टाइम पीरियड बताओ. एक रिक्वायरमेंट आया है मेरे पास, तो आई विल टेल यू द रिक्वायरमेंट कि एग्जैक्टली डेट फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं. फंक्शन लर्न तो करेंगे बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, एक्चुअल यूज़ क्या है अंदर जाने के बाद, तो वो क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे और उसका आंसर मैं आपको दूंगा. सो डोंट वरी. सो नाउ लेट्स ड्रॉप दिस कॉलम. सो नाउ अभी मुझे क्या करना है, अगेन आई एम अल्टरिंग दी टेबल स्ट्रक्चर. तो अल्टर what I have to alter, I have to alter table. Which table? Import underscore data. Alter table emp underscore data. अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, I have to delete a column. It means I have to drop a column. तो along with alter I will use drop column. I guess यही है, drop column. Which column? higher date. Okay, higher date को मुझे क्या करना है, ड्रॉप करना है, डिलीट करना है. Let's execute. Table altered. देखो अब जस्ट कीप इन माइंड वेन एवर आई एम यूजिंग अ DDL कमांड. DDL कमांड कौन सी, जैसे कि मैं अल्टर यूज़ कर रहा हूँ, रीनेम यूज़ कर रहा हूँ, राइट. हमने ट्रंकेट अभी यूज़ नहीं किया, नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद उसका, ट्रंकेट. ओके, और रीनेम है. अभी जैसे कि हम यहाँ पे ड्रॉप भी यूज़ कर रहे हैं, आगे भी एक ड्रॉप स्पेशली टेबल ड्रॉप करने के लिए है. तो इसके बाद मैं कोई कमिट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, राइट. जैसे कि मैंने इंसर्ट के बाद कमिट यूज़ किया, अपडेट किया तभी भी कमिट यूज़ किया, फॉर सेविंग द right records, whatever updation, whatever the transaction I have did in on a table data, at that time I'm using a commit command, right. I'm just saving the records. But whenever I'm using the DDL commands, right, DDL command कौन से जैसे कि create, truncate, drop, rename, right. So these are the DDL commands. So once I have fired the DDL commands, I have used the DDL commands, I'm not using a commit. I have not ever used commit, because मैंने क्यों बताया था कि बिकॉज ऑल DDL कमांड्स आर ऑटो कमिट, सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली कमिट कर देता है, राइट. सो जस्ट कीप इन माइंड, ये आपको पूछता है इंटरव्यू में. सो नाउ आई हैव अल्टर्ड. नाउ लाइक अभी जैसे कि हमने ऐड किया था, अभी नाउ लॉगिन चेक, अभी हमने ड्रॉप किया तो वो फिर से है क्या वहाँ पे. ओके, ये देखो वो हट गया वहाँ से, पहले ऐड हो गया था, 11th कॉलम ऐड करके हुआ था, मैंने आपको बताया था. सो नाउ दैट इज नॉट प्रेजेंट इन योर टेबल, right. So this is the requirement, this is the 9th requirement. Now let's jump to this 10th requirement. Okay, now delete employee record whose mobile number is this. ये जिसका नंबर है ना, मोबाइल नंबर है, उसका रिकॉर्ड डिलीट करो ना, सेव कर दो डेटा को. ओके, सो नाउ लेट्स कॉपी इट. ओके, ठीक है. सो सिंपली मुझे डेटा को डिलीट करना है, मुझे टेबल को कुछ नहीं करना है, टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स है उसको डिलीट करना है, राइट. तो मैंने क्या बोला कि जिसका मोबाइल नंबर ये है, ओके, 8788062743, जिसका मोबाइल नंबर है उसी का ही रिकॉर्ड को डिलीट करो. मीन्स हेयर आई एम डिलीटिंग द रिकॉर्ड कंडीशनली, मैं डिलीट कर रहा हूँ. मीन्स बाबा इसका ये है तो उसको डिलीट करो, रेस्ट किसी को कुछ नहीं करना है, स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को ही डिलीट करना है. ओके, सो सिंपली डिलीट किसको डिलीट करना है, किससे डिलीट करना है, तो हमको उसको बताना है, उसको सब इन्फॉर्मेशन देना है कि बाबा कहाँ से डिलीट करना है, कौन से टेबल से क्या डिलीट करना है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन वी आर प्रोवाइडिंग टू द डेटाबेस, राइट. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस SQL एज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि हम उसको स्पेसिफिक ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन उसको बताते हैं कि बाबा एम्प्लॉयज़ का ये, जिसका 100 एम्प्लॉयज़ है, ये जो मोबाइल नंबर जिसका ये है उसी को ही डिलीट करना है. अब वो बोलेगा भाई हाँ ठीक है, मोबाइल नंबर ये इसका ये है तो ये तो मैं डिलीट कर दूंगा, पर ये है कहाँ पे एग्जैक्टली, कौन से टेबल में है, उसका भी तो टाइम मुझे बताओ. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि डिलीट emp underscore data. Okay, delete star from emp underscore data, where okay mobile number equals to this. जिसका मोबाइल नंबर ये है उसका डिलीट करो. आई गेस ये मैं कोई तो भी लैग कर रहा हूँ. डिलीट फ्रॉम है ना, हाँ, डिलीट फ्रॉम EMP डेटा वेयर मोबाइल नंबर इक्वल्स टू दिस. तो मैंने इसको स्पेसिफिक सभी इंफॉर्मेशन दी थी कि मुझे क्या क्या डिलीट करना है. तो मैंने उसको बोला कि भाई जिसका मोबाइल नंबर ये होगा उसको डिलीट करो. वो पूछेगा भाई ठीक है मैं इसको तो डिलीट कर दूंगा, पर ये मोबाइल नंबर है कहाँ पे, ये कॉलम किसके अंदर है,
तो फिर मैंने उसको बोला कि बाबा फ्रॉम ईएमपी टेबल, ये ईएमपी टेबल के अंदर है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन मैंने उसको दिया, तो उसको समझेगा ओके बाबा इसने मुझे बोला कि मोबाइल नंबर डिलीट करना है, तो मुझे उसको बोलेगा मुझे इसने ये भी दिया कि कौन से टेबल में मुझे ये मिलेगा। तो जैसे ही ये क्वेरी मैं कंट्रोल इंटर दबा दूंगा, प्रेस करूंगा, तो ये क्वेरी जाएगा आपकी कंपाइलर अंदर डेटाबेस के पास जाएगा, वहाँ पे उसके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, वट एवर उसका जो भी एल्गोरिदम होगा उसके बेसिस पे ये ढूंढेगा वो रिकॉर्ड को, उसको डेटाबेस से उस टेबल से हटा देगा। सो ये देखो 1 रो डिलीटेड। अगर आप डेटा देखोगे अभी इस टेबल का हमने लिखा है क्या, सिलेक्ट नहीं लिखा है। अभी हम इस रो को तो हमने डिलीट कर दिया। लो अगेन चेक द डेटा। ओके, हमने सेव नहीं किया है गाइस। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, रिकॉर्ड हट गया होगा आपका, ये देखो 5th रिकॉर्ड आपका हट गया शायद, वही हाँ। ओके देखो 743 नंबर है ही नहीं इसका, तो उसका रिकॉर्ड डिलीट हो गया ना। मैंने इसको अंदर आपको बोला था डिलीट एंड सेव इट, तो मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ, कमिट कर दिया। ओके, कमिट कर दिया। अगर अभी आप इसके अंदर रोल बैक चलाओगे ना तो वो रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। रोल बैक, देखो रोल बैक हो गया, मैंने चला दिया रोल बैक एग्जीक्यूटेड। नाउ लेट्स चेक द डेटा, नहीं मिलेगा आपको क्योंकि मैंने सेव कर दिया था ना, डिलीट करने के बाद सेव कर दिया था। अगर मैं डिलीट करने के बाद मतलब डिलीट करने के बाद अगर मैं तुरंत रोल बैक करता तो वो फिर से आ जाता आपके पास रिकॉर्ड, बट अभी मैंने कमिट कर दिया इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं आया आपके पास। इसका एग्जांपल देता हूँ, ये जो 5th रिकॉर्ड हमने इंसर्ट स्क्रिप्ट लिखा है ना इधर, हम उसको फिर से चलाते हैं। लास्ट वाला रिकॉर्ड हमने डिलीट किया ना, ये वाला। ओके, इसको देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको चला देता हूँ, फिर से इंसर्ट कर दिया रिकॉर्ड, क्या हुआ टेबल। और ओके, तो ये हमने टेबल का नाम मैंने गलत लिखा क्योंकि अभी हमारे पास employee_ डेटा नहीं है, हमारे पास EMP डेटा है। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ, EMP डेटा कर देता हूँ और इसके अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ठीक है। पर यार रोल बैक नहीं रे करना, इसको करें इंसर्ट। स्पेलिंग मिस्टेक है ना, EMP पाहिजे, EMP. अरे EMP_ डेटा। ओके, रोल बैक EMP डेटा, रोल बैक क्यों एग्जीक्यूट कर रही, इसको हटा। हमने कॉलम ऐड किए ना, तो वैल्यूज वो नहीं लेगा ना, जो हाँ राइट वो हमने कॉलम। राइट। अभी हाँ ये देखो, अभी क्यों, अभी हाँ। सो दिस इज दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस आई वांट, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस, बिकॉज अभी देखो इसमें क्या हुआ, हमारे कॉलम अभी हमारे टेबल में टोटल आई गेस 10 कॉलम है, और ये इंसर्ट जब हम चला रहे हैं, ओके ये जो इंसर्ट मैं चला रहा हूँ, ओके ये देखो अभी मेरा जो टेबल है EMP_ डेटा, इफ़ यू सी उसके अंदर 10 कॉलम है, और मैं वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, बट मेरे टेबल में तो 10 है ना, तो उसको 3 जो बाकी के कॉलम है उसको अंदर आप वैल्यू डाल ही नहीं रहे हो। इट मीन्स ये जो सिंटैक्स है वैल्यू इंसर्शन का, ये गलत है, राइट। अगर मुझे यही वैल्यू डालनी है तो फिर मुझे उसको बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली। तो हियर आवर सेकंड मेथड ऑफ डेटा इंसर्ट विल कम इनटू पिक्चर। तो इसके अंदर मुझे फिर उसको बताना पड़ेगा, ओके इंसर्ट इनटू EMP डेटा, फिर भाई किसके लिए डालना है वैल्यू, तो फिर उसको बताना पड़ेगा एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, राइट, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, जॉब ID और आपका ये। सो ये आपको डालना पड़ेगा। तो ये अभी मैं आपको वो थोड़ा मुझे डेटा डालना पड़ेगा, तो इससे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन इट। तो आप ये खुद प्रैक्टिस करो एक डेटा। अभी हाँ देखो क्या प्रैक्टिस करना है अभी आपको मैं बोलता हूँ। आप क्या करो, एक मिनट, मैंने कमिट अंडू कर दिया ना, क्योंकि ये मुझे आपको आंसर देना है और आपको भेजना है। ये एम्प्लॉय डेटा कर देता हूँ फिर से, ठीक है ठीक है, अभी ये कर दिया मैंने, ठीक है। तो अभी ये जो रोल बैक का अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करो, ये EMP_ डेटा के अंदर वैल्यूज़ डालो, एक रिकॉर्ड फिर से इंसर्ट कर दो सभी वैल्यूज़ के साथ, फिर इसको डिलीट करो, डोंट सेव इट, डिलीट करो। फिर डिलीट करने के बाद आपके टेबल का डेटा देखो तो वो रिकॉर्ड आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो फिर उसके बाद रोल बैक एग्जीक्यूट कर दो। रोल बैक जैसे आप कर दोगे फिर से जाके डेटा देखो, तो डेटा आपको वो जो रिकॉर्ड आपने डिलीट किया तो वापस आ जाएगा। सो यू कैन चेक रोल बैक इन दिस वे। तो रोल बैक अगर आपको टेस्ट करना है तो उस तरह से आप टेस्ट करो। ओके, नाउ लेट्स जंप टू दी नेक्स्ट। नितिन, आई हैव वन क्वेश्चन। सो एक्चुअली जब हमने वो रिकॉर्ड डिलीट किया है, ओके, सो फिर से हम वो रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे उसका डिपार्टमेंट ID है और नल है, ओके, सो एवरी टाइम हमको वो नल कीवर्ड लिखना पड़ेगा या स्पेस भी कंसीडर कर सकता है? क्योंकि मैंने ट्राई किया तो स्पेस कंसीडर नहीं करना। स्पेस क्या है, जब आप कोई स्पेस देते हो, ओके,
जैसे कि मान लो मैंने ऐसे दबा दिया, स्पेस बार दबा दिया, तो वो स्पेस एक्चुअली कैरेक्टर होता है। तो स्पेस इज नथिंग, स्पेस इज नॉट अ नल। नल अगर आपको डालना है तो आपको यू हैव टू राइट इट एज अ नल। नल आपको स्पेसिफाई करना है वहाँ पे। अगर आपको स्पेस देके आप जब स्पेस देते हो तो आपको वहाँ पे कुछ दिखता नहीं है, बट एक्चुअली वो एक कैरेक्टर होता है। स्पेस इज नथिंग बट अ कैरेक्टर, कीप इन माइंड। ओके। हाँ, नाउ लेस्ट अभी क्या बोला, डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम सेव इट, री इंसर्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड विच वी डिलीटेड। अभी ये जो डिलीटेड रिकॉर्ड है मैंने इसको आपको डिलीट करने के लिए बोला था, तो आप क्या कर दो, उसको 11th वाला जो क्वेश्चन आप खुद कर लो, उसके अंदर पूरी वैल्यूज के साथ आप उसको डाल दो। ओके, अभी यहाँ पे आपको EMP अंडरस्कोर डेटा के अंदर डालना है। एम्प्लॉयज अंडरस्कोर डेटा तो आपका वो तो रीनेम कर दिया, तो EMP अंडरस्कोर डेटा के अंदर आपको वही रिकॉर्ड फिर से डालना है, अलॉन्ग विद द ऑल वैल्यूज डाल दो। ये आई गेस मैंने थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सोचने में गड़बड़ी की, तो मुझे यहाँ पे आपको वैल्यूज भी देना चाहिए था, जो 10 वैल्यूज देना चाहिए था। तो ठीक है, ये 11 स्क्रिप्ट कर देते। अब मैंने आपको इसके बाद बोला ट्रंकेट EMP एंड ट्रंकेट टेबल। तो अभी यहाँ पे भी मैंने आपको स्पेसिफिक नाम ही देना चाहिए था, EMP अंडरस्कोर डेटा, बिकॉज हमने एम्प्लॉयज़ डेटा को अभी रिनेम कर दिया ना। तो ट्रंकेट टेबल EMP अंडरस्कोर डेटा, तो ये मुझे देना चाहिए था। अभी मैं ट्रंकेट करूँगा। ओके, सो लाइक अभी मान लो मैंने क्या, ये रिकॉर्ड यहाँ पे ले लेते हैं, ये दो को क्या करता हूँ मैं ले लेता हूँ इधर। ठीक है, 12 का क्या है, ट्रंकेट टेबल EMP अंडरस्कोर डेटा। तो ये तो मैंने कमांड ही लिख दिया। ट्रंकेट करना है मतलब मुझे क्या करना है, हम ट्रंकेट के अंदर क्या करते हैं हम कि टेबल के अंदर जो भी डेटा होता है, वॉट एवर डेटा और वॉट एवर रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन योर टेबल, वी डिलीट ऑल दोज रिकॉर्ड इन वन स्ट्रोक। एक स्ट्रोक के अंदर आपके पूरे के पूरे जितने भी रिकॉर्ड्स आपके टेबल के अंदर होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, वी कैनॉट रिकवर दैट रिकॉर्ड्स बैक, वी कैनॉट रोल बैक दैट रिकॉर्ड्स। अगर मान लो मैंने किसी टेबल के ऊपर ट्रंकेट चला दिया, ट्रंकेट जैसे ही आप चला दोगे उस टेबल के ऊपर, तो उस टेबल का अंदर का पूरा जितना भी डेटा होगा वो पूरा का पूरा आपका डिलीट हो जाएगा। और अगर उसको आप वापस भी लाना चाहोगे तो यू कैन नॉट गेट इट बैक, आप तो नहीं ले सकते, एज अ डेवलपर आप नहीं ले सकते। हाँ, देयर आर सर्टन सिनेरियोज इन विच इफ द whatever data you have truncated, and if it is critical data, it is critical to your project, because without that data your project is not going to progress further। वो आपका टेबल वो आपका प्रोजेक्ट उस टेबल के ऊपर ही बेस्ड है, दैट इज अ क्रिटिकल डेटा फॉर योर प्रोजेक्ट, तो उसको आपको चाहिए। सो इन दैट केस यू विल अप्रोच टू द डेटाबेस, बट उसके पहले आप कंपनी से निकाल दिए गए होंगे तो उसके बाद आपका जो भी मैनेजर है, जो भी TL है, वो काम करेगा उसके ऊपर। तो वो उस टेबल डेटाबेस के जो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसके बाद जाएंगे, वो भी काफ़ी उसका R&D करेगा, क्योंकि इतना सारा डेटा होता है हर एक टेबल के ऊपर, करोड्स ऑफ लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। तो दैट मच डेटा रिकवर करना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग वर्क। क्योंकि कौन से टाइम को डिलीट हुआ था, कितने सेकंड पे डिलीट हुआ, कितने माइक्रो सेकंड पे डिलीट हुआ था, तो उस लेवल पे उसको रिकवर करना होता है। सो दैट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क। तो yes, DBA can recover that, but as a normal developer you cannot roll back the data once you truncated it। आप ट्रंकेट जैसे करते हो, तो ट्रंकेट करने के बाद डेटाबेस क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है और सेव भी कर देता है। ओके, बट डिलीट के केस में वैसा नहीं होता है। आप जब एक्सप्लिसिटली जब तक कि आप उसको कमिट नहीं करते तब तक के वो क्या होता है, सेव नहीं होता है। तो दैट्स वाई whenever we perform any DML operation we explicitly write or press the commit command, प्रेस करते कमिट बटन, या फिर आप एक्सप्लिसिटली लिखते हो कमिट और देन उसको एग्जीक्यूट करते हो। सो आप सेव करते हो, बट DDL के केस में वो नहीं होता है। DDL के केस में सिस्टम ही कुछ कर देता है कमिट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रंकेट एंड द डिलीट। ओके, सो नाउ लेट्स जंप टू द रिक्वायरमेंट 12, क्रिएट ट्रंकेट टेबल EMP अंडरस्कोर डेटा। तो इसका आंसर यही होता है, सेम ही कमांड है, ट्रंकेट टेबल EMP डेटा, सिंपल। इसका क्वेरी यही है। ये जैसे अभी मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे अभी बाद में हमें कोई डेटा का काम है तो मैं करूँगा नहीं इसको। तो ठीक है, ये कमांड है, उसका ट्रंकेट हो जाएगा। नंतर बाद में बोला अनडू इफ इट इज अनडू। अभी मैंने क्या बोला था कि वो ट्रंकेट तो कर दिया आपने, ट्रंक के बाद अनडू कर दो। अनडू मतलब यहाँ पे मैंने रोल बैक कमांड आपको यूज़ करने के लिए बोला था।
और रोल बैक करने के लिए बोला, और फिर बोला इफ़ अंडू इट बोला। ओके, अंडू इट मतलब जो भी आपने ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया ऊपर उसको अंडू करो। इट के बाद कॉमा चाहिए था, अंडू इट रोल बैक करने के लिए बोला था ट्रंकेट करने के बाद। इफ रिकॉर्ड्स नॉट अंडू मतलब रोल बैक नहीं हुए आपके रिकॉर्ड, देन रीइंसर्ट ऑल रिकॉर्ड्स विथ गिवन डेटा एंड सेव इट। तो मैंने क्या बोला था, ट्रंकेट होने के बाद अगर आपको रोल बैक करने के बाद डेटा नहीं मिलता है तो आप क्या करो, पूरे के पूरे जो ऊपर कमांड हमने लिखी है ये ऊपर, ये पूरे के पूरे क्या कर दो, फिर से इंसर्ट कर दो जो डेटा मैंने आपको दिया था। अब इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा डेटा भी डालना होगा, जो 3 फील्ड आपने ऐड किए उसके लिए। तो फिर ये भी आप आपके ओन करो, 13 वाला भी ट्रंकेट कर दो, पूरा डेटा ट्रंकेट हो जाएगा, फिर से इंसर्ट करो रिकॉर्ड्स और सेव कर दो। सो ये जो है ये भी आप खुद ट्राई करो, ट्राई ओके, ये हो गया 13। फाइंड ऑल एम्प्लॉइज whose first name ends with letter n। ओके, अभी रिकॉर्ड हमने क्या बोला उसको, कि फाइंड ऑल द एम्प्लॉइज, फाइंड ऑल द एम्प्लॉइज whose first name ends with the letter n, मतलब जिसका, जैसे मेरा नाम है नितिन, मेरे नेम का फर्स्ट नेम का लास्ट लेटर है नितिन, एन है, तो मेरा फर्स्ट नेम एंड होता है एन से। तो मैंने यही बोला है कि मुझे ऐसे सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल चाहिए जिसका फर्स्ट नेम एन से ख़त्म होता है। ओके, दिस इज़ माई रिक्वायरमेंट। तो मैंने आपको लाइक ऑपरेटर पढ़ाया था उस दिन। तो आपका क्वेरी क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp_data, ओके, वेयर फर्स्ट नेम लाइक, वेयर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लाइक क्या। मैंने उस दिन आपको एक अंडरस्कोर बताया था और एक परसेंट बताया था। तो मैंने ये भी बताया था कि अंडरस्कोर दिस आर द वाइल्ड कैरेक्टर्स एक्चुअली। तो अंडरस्कोर वाइल्ड कैरेक्टर क्या करता है, ये कैरेक्टर को क्या करता है, वो मिस करता है, यानी कि स्किप करता है। आपको 2 कैरेक्टर स्किप करना है तो 2 बार अंडरस्कोर यूज़ करो। अगर आपको 1 स्ट्रोक में सभी आगे पीछे के अगर आपने आगे परसेंट लगाया तो आगे वाले सभी को स्किप कर देगा वो, अगर आपने बाद में लगाया तो वो बाद के सभी कैरेक्टर को स्किप कर देगा, वॉट एवर कैरेक्टर्स प्रेजेंट। ओके, तो अभी मैंने क्या बोला कि मुझे लास्ट जो फर्स्ट नेम है वो एन से एंडिंग होता है वो सभी चाहिए। तो ओके, तो पहले अभी मैं क्या करूँगा, पहले सभी स्किप कर देता हूँ, पहले कुछ भी हो आई डोंट केयर, बट लास्ट वाला जो कैरेक्टर होना चाहिए वो एन होना चाहिए। ओके, तो ये वह कमांड रहेगी आपकी। तो ये आप जैसे ही चला दोगे तो आपको ऐसे ही रिकॉर्ड्स आएंगे, ऐसे ही एम्प्लॉयज़ का डेटा मिलेगा आपके टेबल से जिनका फर्स्ट नेम कैसा हो, जिसका फर्स्ट नेम का लास्ट लेटर एन हो। तो मैंने क्या किया, एम्परसेंट पहले लगा दिया, इट मीन्स उसने एन के पहले कितने भी कैरेक्टर होंगे उसको स्किप कर दिया और सिर्फ लास्ट वाले को ही वो सर्च कर रहा है। तो जैसे हम एग्जीक्यूट कर देंगे, ये देखो एक ही बंदा है ऐसा स्टीवन करके जिसका फर्स्ट नेम का लास्ट लेटर एन से एंडिंग होता है। तो यही मेरा रिक्वायरमेंट था। नाउ लेट्स जंप टू दी 15th क्वेश्चन, 15th रिक्वायरमेंट। ओके ओके ओके, क्या बोला इसने, फाइंड ऑल एम्प्लॉयज हुज लास्ट नेम 4th कैरेक्टर इज एच, मतलब लास्ट नेम का 4th कैरेक्टर, ओके, जिसका एच है उसी के रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए, उस वैसे ही एम्प्लॉयज़ के मुझे रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट नेम बोला ना, लास्ट नेम का 4th लेटर, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लास्ट नेम का 4th लेटर। अभी मैं क्या करता हूँ, लास्ट नेम का 4th लेटर एच चाहिए मुझे। तो पहला लेटर कुछ भी हो, अंडरस्कोर डाल दिया, दूसरा लेटर भी कुछ भी हो, आई डोंट केयर, थर्ड लेटर भी कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 4th लेटर मुझे एच चाहिए, वो भी कैपिटल एच। ओके, पवन तुमने ये जो है ना एच अगर आगे स्मॉल में लिखा है उसमें, तो एच मुझे क्या चाहिए, कैपिटल में चाहिए। तो उसका 4th लेटर, उसके नाम का लास्ट नेम का 4th लेटर एच चाहिए मुझे। और एच के बाद कुछ भी हो, आई डोंट केयर, एच के बाद कुछ भी होना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आई थिंक ये केस सेंसिटिव है ना, केस सेंसिटिव में नहीं रहेगा रिकॉर्ड्स। मैंने ट्राई किया था वो नहीं गया। हाँ, तो आपने उस आपके डेटा टेबल में क्या डेटा है, किस तरह का डेटा है, उस पर वो डिपेंड करेगा ना। अब जैसे कि हमारे टेबल स्मॉल था मेरे इसलिए। हाँ, तो देन राइट है, कोई प्रॉब्लम। और मुझे क्या लगा, मैंने कैपिटल वाला ही दिया है, सो इसलिए मैंने उसको थोड़ा किया था। तो हाँ, डेटा जिस तरह का है उस तरह से आप ढूंढ सकते हो। तो मैंने इस केस में मैंने बोला कि मेरे लास्ट नेम का जो 4th लेटर है वो एच होना चाहिए, कैपिटल एच। तो मैंने तीन अंडरस्कोर दे दिया, मतलब 3 पहले कुछ भी हो, आई डोंट केयर, बट चौथा जो है लेटर एच होना चाहिए। लेट्स एग्जीक्यूट। ये देखो, ये लास्ट नेम है इस बंदे का, जिसके पहले 3 कैरेक्टर अगर आप देखोगे तो ये डी ई और ये स्पेस है एक, और उसके 4th लेटर देखोगे तो एच है, कैपिटल एच है वो भी। सो दिस इज माई रिक्वायरमेंट। ये हो गया।
नाउ लेट्स जंप टू द 16. सॉरी, मैंने 19 ही दिए थे क्या? यहाँ पे 16 मैंने डाला ही नहीं. दिस इज 16 एक्चुअली. नहीं, पर जाने दो, मैं ये 17 ही रखता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे. 17. चलो, अब यहाँ पे हमने ऑपरेटर यूज़ करना है. जैसे उसने बोला फाइंड ऑल एम्प्लॉयज़ हुज फर्स्ट नेम इज नीना एंड लास्ट नेम इज कोचर. मतलब जिसका फर्स्ट नेम नीना हो और लास्ट नेम कोचर हो, तो दोनों भी कंडीशन जब ट्रू होगी तभी ये रिकॉर्ड्स आएगा. तो इट मीन्स आई हैव टू यूज एंड ऑपरेटर है. तो मैं क्या लिखूंगा? ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP डेटा, ओके, वेर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू क्या? नीना, और जो लास्ट नेम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कोचर ही होना चाहिए. एंड लास्ट नेम इक्वल्स टू कोचर. दोनों भी कंडीशन मैच हो जाएगी तभी आपको रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं. एक भी कंडीशन ट्रू फॉल्स हो गई तो आपको रिजल्ट नहीं आता है. यही आपका एंड ऑपरेटर का क्या होता है? कंडीशन होता है. ओके, ये देखो है, ये भी कंडीशन फर्स्ट नेम का मैच हो गया, लास्ट नेम का भी मैच हो गया. सो दैट्स व्हाई वी फेस दिस रिकॉर्ड. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट. ओके, देन 18, फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज हुज फर्स्ट नेम इज ब्रूस और सैलरी ग्रेटर देन 9,000. ऐसे सभी एम्प्लॉयज़ की मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो जिसका एक तो बाबा नाम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? उसका जो फर्स्ट नेम ब्रूस होना चाहिए, या फिर ब्रूस नहीं भी हुआ तो भी उनका जो सैलरी है वो एटलीस्ट 9,000 से ज़्यादा होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे ये 18 है ना, 18, 18. ओके, हाँ ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ? तो राइट क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP data, okay, where first name equals to Bruce. Okay, first name equals to Bruce. अगर ऐसा कोई नाम है फर्स्ट नेम जिनका, तो उसके भी रिकॉर्ड दे दो. नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड कंडीशन को चेक करो. और अगर किसी की सैलरी 9,000 से ज़्यादा है तो उनके रिकॉर्ड भी मुझे चलेंगे, नो प्रॉब्लम. ओके, सो सैलरी ग्रेटर देन 9,000. ओके, लेट्स एग्जीक्यूट. कितने रिकॉर्ड्स आए? 3 रिकॉर्ड्स आए. अगर आप यहाँ पे देखोगे ब्रूस नाम का कोई भी है ही नहीं. मतलब ये जो कंडीशन हो गई फर्स्ट नेम ब्रूस, ये है ही नहीं हमारे टेबल के अंदर, बिकॉज हमने उसको डिलीट कर दिया था. तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, बट मेरा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना, सैलरी ग्रेटर देन 9,000. अगर आप देखोगे तो 9,000 के ऊपर ही सैलरी है, तो उनके रिकॉर्ड आ गए. सो दिस इज द और ऑपरेटर. ओके, एंड ये कौन सा ऑपरेटर? दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर. इफ यू सी less than, greater than, equals to, not equals to, right? So these are equals to, these are the relational operator which shows the relationship between your operands. Okay, जो भी वैल्यूज होती है दो या दो से ज़्यादा, उनके बीच का रिलेशन ये आपको देते हैं. ये ऐड और नॉट, ये कौन सा है आपका? लॉजिकल ऑपरेटर है आपके. ठीक है, सो दिस इज द 18. देन नाउ लेट्स जंप टू द 19. फाइंड ऑल एम्प्लॉयज हुज सैलरी ग्रेटर देन 6,000. 6,000 से ज़्यादा जिनकी सैलरी है उनके सभी के रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए. तो दिस इज द सिंपल वन. ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP डेटा वेयर सैलरी ग्रेटर देन 6,000. 6,000 से ज़्यादा जिनकी भी सैलरी होगी उनके सभी के रिकॉर्ड्स, सभी की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए. ओके, क्या हो गया? टेबल और व्यू डेट क्यों डाला? डेटा. ठीक है, ठीक है. ये देखो चारों की भी सैलरी आपकी 6,000 से ज़्यादा ही है, इसलिए इसका रिकॉर्ड आ गया. नाउ डिलीट टेबल एंड रिक्रिएट इट एंड रीइंसर्ट डेटा एंड सेव इट. तो इस केस में मैंने आपको बोला था, मैंने डिलीट टेबल बोला है. 20th रिक्वायरमेंट में आपको मैंने क्या बोला है? देखो, डिलीट टेबल एंड रिक्रिएट इट एंड इंसर्ट डेटा एंड सेव इट. तो फाइनली आपको मैंने बोला, एक्चुअली डिलीट करने के लिए बोला, मतलब ड्रॉप टेबल. कौन सा टेबल आपको ड्रॉप करने के लिए बोला? तो आपने जो क्रिएट किया था EMP डेटा. ठीक है, ये EMP डेटा आपका ड्रॉप हो जाएगा, टेबल भी अंदर का डेटा चला जाएगा, टेबल भी ड्रॉप हो जाएगा आपका. अगर आप फिर से उसको चेक करने की कोशिश करोगे EMP डेटा को, तो आपके डेटाबेस में रहेगा ही नहीं. वो बोलेगा टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट.
सो वो डिलीट हो जाएगा आपके डेटाबेस से. सो इन दिस इज हाउ वी कंप्लीट दी क्या बोलते हैं आपका असाइनमेंट जो भी है. सो दिस इज द सिंपल एंड स्वीट असाइनमेंट. सो दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन योर बेसिक नॉलेज. तो उसकी बेसिस पे ये था. सो आई होप कि अभी आप क्या करो, इसको ट्राई करो. ओके ये मैं आपको भेज रहा हूँ हमारे ग्रुप में ही. ओके ठीक है, ये सभी मैंने आपको दे दिया है. ओके ठीक है. गाइज एनीवन हैज़ एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो. क्योंकि अभी मैं ना एक टॉपिक चालू करने वाला हूँ, कंस्ट्रेंट. सो कंस्ट्रेंट अगेन फ्रेशर के लिए और इंटरमीडिएट लेवल के लिए जो भी बंदे होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है. और कंस्ट्रेंट मतलब ये है ना, एक अच्छे से करो आप, बिकॉज एक से ज़्यादा टेबल, पहले 4 कंस्ट्रेंट तो वेरी इजी है. मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली कंस्ट्रेंट क्या होता है, आगे बताने वाला हूँ. बट जैसे बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि पहले 4 कंस्ट्रेंट है हमारे पास, टोटल 5 कंस्ट्रेंट है हमारे पास. देर आर 5 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट वी हैव. उसमें से एक लास्ट वाला कंस्ट्रेंट है फॉरेन की कंस्ट्रेंट. तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट ये आपको अच्छे तरीके से करना है, मैं तो बोलूँगा रटना है. और रटने से भी अच्छा ये मैं बोलूँगा कि उसको अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू राइट अ क्वेरी एज मच एज यू कैन, और किस तरह से वो बिहेव कर रहा है उसको देखो. बिकॉज ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि देखो आपके कंपनी में, आपके प्रोजेक्ट में एक ही टेबल नहीं होगा. लाइक अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही टेबल पे क्लिक, अभी जब जैसे हमने स्टार्ट किया, जब से हमने ये स्टार्ट किया, वी आर जस्ट वर्किंग ऑन अ सिंगल टेबल कॉल्ड एम्प्लॉयज़. हम एम्प्लॉयज़ टेबल के ऊपर ही खेल रहे हैं, राइट. बट आपके प्रोजेक्ट में हो सकता है कि देयर माइट बी 100 टेबल्स. ये भी हो सकता है 200 भी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो एकदम और उसमें 200 टेबल्स हो. हर एक टेबल में लैक्स ऑफ और मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आपके उसके अंदर हो, राइट. और उन सभी टेबल के अंदर कुछ रिलेशन होगा, राइट. जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, एक मैं दूसरा विंडो ओपन कर लेता हूँ. ओके हम यहाँ पे एक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ कर लेते हैं. मैं जब जस्ट गिविंग द बैकग्राउंड सो दैट इट यू कैन रिलेट इट, आप रिलेट कर पाओ कुछ. ओके ये इसमें मैंने एक ला लिया, इसमें एक मैं का. ओके ठीक है. और इसके अंदर डिपार्टमेंट्स का कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स. ठीक है. अभी देखो अगर ये इसमें एम्प्लॉयज़ का डेटा है. ओके एम्प्लॉयज़ का क्या क्या डेटा है इसके अंदर, एम्प्लॉयज़ का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी, फ़ोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन परसेंट, मैनेजर आईडी और डिपार्टमेंट आईडी. ये है, राइट. डिपार्टमेंट आईडी है, मैनेजर नेम, मैनेजर आईडी है. ओके अगर मैं इस डेटा लुकिंग एट दिस सॉरी गाइस. सो लुकिंग एट दिस डेटा ओनली, इस एम्प्लॉयज़ टेबल का डेटा देखकर मैं अगर आपको ये पूछूँ, ये सवाल पूछूँ आपको मैं कि बाबा ये जितने भी बंदे काम करते हैं उनका डिपार्टमेंट का नाम क्या है, ये मुझे बताओ. तो कोई बता पाएगा मुझे इस एम्प्लॉयज़ टेबल को देख के, इसके अंदर का डेटा देख के कोई डिपार्टमेंट का नाम मुझे बताएगा कोई? सो यू कैनॉट टेल मी, बिकॉज डिपार्टमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन योर टेबल. एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर आपका डिपार्टमेंट नेम है ही नहीं. क्या है इसके अंदर, तो डिपार्टमेंट आईडी है, राइट. पर मेरे पास डिपार्टमेंट का नेम नहीं है और मुझे ये डेटा पूछा है कि वो मुझे डिपार्टमेंट का नेम चाहिए. आई डोंट वांट डिपार्टमेंट आईडी, आई वांट डिपार्टमेंट नेम. तो अभी इसमें तो है नहीं, बट डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन, डिपार्टमेंट हर एक, क्योंकि कंपनी में डिपार्टमेंट होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी तो किसी टेबल में स्टोर करके रखी होगी. तो डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन कौन से टेबल, अभी हमारे एचआर स्कीमा में एचआर यूजर्स ने जो भी टेबल्स बनाए हैं उसने क्या है, उसने क्या किया है कि एम्प्लॉयज़ का डेटा इस टेबल में स्टोर करके रखा है. सिमिलरली उसने क्या किया है, एक डिपार्टमेंट्स करके एक टेबल बनाया है जिसके अंदर उसने क्या करके रखा है, डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखी है. तो हमारे केस में अभी ये देखो डिपार्टमेंट्स मैंने ओपन किया, तो डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर उसने क्या क्या स्टोर किया, डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर की. तो डिपार्टमेंट्स की क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखी है, तो डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी, उस डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके है. वो डिपार्टमेंट कहाँ पे है उसका लोकेशन आईडी भी दिया है. ओके अब मैं ये लोकेशन आईडी, ये मान लो कि अगर ये लोकेशन आईडी है तो उस लोकेशन का नाम मुझे बताओ. ओके जैसे कि लोकेशन आईडी 700 है, 1800 है, 1700, 2400, 1500, ये लोकेशन है, लोकेशन आईडी है.
तो उस लोकेशन आईडी का नाम क्या है ये मुझे पता करना है। तो इसके अंदर तो लोकेशन है ही नहीं कहाँ पे, तो उसने क्या किया है, इस लोकेशन की पूरी इंफॉर्मेशन एक तीसरे टेबल में रख दिया है। ओके, तो जैसे कि अगर आप देखोगे आपके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब करोगे तो उसमें आपके टेबल्स आएंगे बहुत। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लोकेशंस करके एक टेबल उसने बनाया है। ओके, लोकेशंस, तो इसके अंदर अब उसने क्या किया, पूरे लोकेशंस की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख दी है। तो ये देखो लोकेशन आईडी है, तो जैसे कि अगर मैंने अगर पूछा होता आपको इधर ही, ये बाबा जिसका लोकेशन आईडी 1700 है उसका लोकेशन का नाम मुझे बताओ, तो लुकिंग एट दिस डेटा ओनली यू कैन नॉट टेल मी द नेम ऑफ योर लोकेशन, बिकॉज इस टेबल के अंदर है ही नहीं। एम्प्लॉयज टेबल का अगर देखोगे तो इसके अंदर भी लोकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, राइट। तो फिर उसने क्या किया, लोकेशन टेबल एक बना दिया, उसके अंदर लोकेशंस की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी। तो ये देखो लोकेशन आईडी 100,000 है, जिसका ये स्टेट एड्रेस है, ये पोस्टल एड्रेस है, ये सिटी है। सिटी मतलब यही मैंने आपको पूछा था कि लोकेशन मतलब सिटी पूछा था, तो सिटी, उसका स्टेट प्रोविंस, ये कंट्री आईडी है, कौन कंट्री आईडी है, तो कंट्री आईडी IT। ओके, अब ये कंट्री आईडी है, अगर मैं अब ये पूछूंगा तो ये कंट्री आईडी जिसका IT है उस कंट्री का नाम मुझे बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री व्हिच कंट्री आईडी इज IT, व्हिच कंट्री आईडी इज JP, US, CA, तो उस कंट्री का मुझे नाम बताओ। सो लुकिंग एट दिस डेटा यू कैन नॉट टेल मी द नेम ऑफ योर कंट्री, बिकॉज दिस लोकेशन टेबल डोंट होल्ड दी कंट्रीज डिटेल्स, कंट्रीज का नाम होल्ड नहीं है इसके अंदर, कंट्री नेम नहीं है। तो अगर ये डेटा पे कहाँ पे, तो उसने क्या क्या फिर से एक टेबल बना के रखा है कंट्रीज करके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्रीज, आई गेस कंट्रीज है, कंट्रीज यही होगा शायद, हाँ। तो ये देखो कंट्री आईडी है, ये देखो यहाँ पे कंट्री आईडी है, इस कंट्री आईडी के अगेंस्ट कंट्रीज टेबल में उसने ये देखो AU के अगेंस्ट अर्जेंटीना, EU ऑस्ट्रेलिया, B बेल्जियम, BR ब्राज़ील, रीजन आईडी। अब ये रीजन आईडी 2 है, ये कौन सा रीजन है, इसकी इन्फॉर्मेशन अगर मैंने आपको पूछा ये 2 जिसका रीजन आईडी, उसका रीजन का नेम बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजन हुज रीजन आईडी इज 2। सो लुकिंग एट दिस डेटा यू कैन नॉट टेल मी, तो उसने फिर से क्या करके रख दिया है, एक टेबल बना के रख दिया। अब भाई अगर आप बोलोगे कि भाई इसने सभी डेटा एक ही टेबल के अंदर क्यों नहीं डाला, जो एम्प्लॉयज़ टेबल है उसी के अंदर क्यों नहीं डाला उसने, इसी टेबल के अंदर डाल देता सभी इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं डिपार्टमेंट आईडी है तो इसके आगे उसका डिपार्टमेंट का नेम डाल दो, फिर रीजन का भी जो लोकेशंस का उसकी इन्फॉर्मेशन एक ही टेबल के अंदर डाल दो। सो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इससे क्या होता है, इससे डेटा रिडंडेंसी बढ़ती है। डेटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट डेटा बढ़ता है टेबल के अंदर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भाई, इट नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक द डेटा बेस फ्रॉम द स्क्रैच। डेटाबेस ये आपके जब कॉलेज लेवल पे होते हो तब ये आपको पढ़ाया जाता है, उस टाइम पे ये छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, नॉर्मलाइजेशन एंड ऑल। अगर मैं ये नॉर्मलाइजेशन अगर कुछ सिखाते बैठूंगा तो हमारा बैच 6 महीने लगेगा, और वो भी मुझे डेली क्लास लेना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि दीज आर द कंसेप्ट नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट। फर्स्ट नॉर्मल उसमें के अंदर भी होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, देन बाइकॉट नॉर्मल फॉर्म, दीज आर दी नॉर्मल फॉर्म्स। तो ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि डुप्लीकेट डेटा को टेबल से हटाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहेंगे नॉर्मलाइजेशन। सो बीइंग अ फ्रेशर आपको ये पूछ सकता है कि व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। तो जब आप फ्रेशर करके जाओगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन पूछेगा। सो आई रिकमेंड यू कि आप क्या करो, जिसको फ्रेशर जाना है नॉर्मलाइजेशन पढ़ लो, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख लो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस और ओरेकल, तो आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के, तो वहाँ से आप कर लो अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा। सो एक ही टेबल में पूरा डेटा रखने का एक ही मोटो है, ओके, कि डेटा रिडंडेंसी को क्या करना, अवॉइड करना। जो भी डुप्लीकेट डेटा आपके टेबल के अंदर बढ़ेगा उसको रिड्यूस करना। अगर डेटा डुप्लीकेट रहेगा आपके टेबल्स के अंदर तो क्वेरी जो आप लिखोगे वो ज़्यादा टाइम चलेगी, क्योंकि डेटा ज़्यादा रहेगा आपके टेबल तो ज़्यादा टाइम लेगा क्वेरी ये होने के लिए। और दूसरी बात, डेटा को मेंटेन करना भी मुश्किल होता है, तो इसलिए अलग अलग टेबल में रिस्पेक्टिव डेटा को स्टोर किया जाता है, और बाद में अलग अलग टेबल में स्टोर करने के बाद उन सभी के अंदर उन सभी टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है बाय यूजिंग अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। अब ये इसलिए मैंने बताया था कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट मुझे आपको बताना था, इसलिए मैं ये आपको इतना बता रहा हूँ। तो हर एक टेबल के अंदर जो भी रिलेशन इस्टेब्लिश करना होता है वो यूजिंग होता है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट कैसे होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है तो डिपार्टमेंट्स टेबल में आपको डिपार्टमेंट आईडी मिलेगा। यहाँ पे लोकेशन आईडी है तो आपका जो लोकेशन टेबल है उसके अंदर भी लोकेशन आईडी है। ये देखो
अगर यहाँ पे कंट्री आईडी है तो कंट्रीज टेबल में भी आपको क्या मिलेगा, कंट्री आईडी मिलेगा। यहाँ पे रीजन आईडी है तो आप अगर देखोगे एक टेबल रीजन करके टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रीजन्स है, आई गेस रीजन्स यही है, आई गेस है या नहीं पता है। तो ये देखो रीजन आईडी 1 के लिए क्या है, यूरोप है, 2 के लिए क्या है, अमेरिका, एशिया, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। सो दिस इज हाउ by using a foreign key constraint we can establish a relationship between a 2 or more table। तो foreign key constraint क्या होता है बेसिकली कि वो आगे ही बताता हूँ, बट जस्ट कीप इन माइंड कि रिलेशनशिप एक से ज़्यादा टेबल के अंदर अगर आपको कुछ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है तो उस केस में आप क्या करते हो, फॉरेन की कंसेंट का यूज़ करते हो। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो एक बार नॉर्मलाइजेशन आप जब भी आपको टाइम मिलेगा, बट टाइम निकालो नॉर्मलाइजेशन को पढ़ो, तो आपसे उसका जो है ना आपका डेटाबेस का नॉलेज बहुत अच्छे से बढ़ेगा और आप जब भी सीखोगे तो रिलेट कर पाओगे काफ़ी अच्छे से। और ये डेटाबेस का पूरा खेल रिलेशन मतलब एकदम क्या बोलते हैं ना, एक एग्जाम्पल से ही हम ज़्यादा सीखेंगे रिलेट कर करके। सो वेन एवर आई टीच यू, मैं जब भी आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो मैं ये ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है, बैकग्राउंड में किस लिए यूज़ होता है, क्यों करना है। तो यही मैं बता के सो दैट कि आपको मज़ा है उसको थोड़ा पढ़ने में, तो आप भी थोड़ा उसको नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट देख लो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो नाउ लेट्स जंप टू दी पॉइंट। अभी आई होप कि आपको समझ गया होगा। विक्की है क्या नहीं आज, विक्की? हाँ है ना दीदी। ओके, तो समझ रहे हैं ना भाई ये लोग ये सब जो भी है? ओके ओके, सो नाउ लेट्स जंप टू दी कंसेप्ट कंस्टेंट constraints। okay, constraint abhi this is the I can say in a basic this is the most important part। okay, so constraint क्या होता है guys? constraint अगर आप इसका मीनिंग भी देखोगे, हम इसका गूगल करते हैं तो बेसिक एग्जैक्ट कंस्ट्रेंट का मीनिंग एक्चुअली इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मीनिंग हम देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स मीनिंग, कंस्ट्रेंट्स लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन। ओके, हाँ, कंस्ट्रेंट क्या होता है? इट्स अ लिमिटेशन और अ रेस्ट्रिक्शन। अब किस पे ये लिमिटेशन है, किस पे ये रिस्ट्रिक्शन हम डालेंगे? ओके, अब मैं आपको डेटा दिखाता हूँ एम्प्लॉयज टेबल का, या एक रियल टाइम एग्जांपल भी देता हूँ। मान लो अभी आपने कंपनी ज्वाइन किया, रिसेंटली आपने कंपनी ज्वाइन किया एक, उस कंपनी में आपने ज्वाइन किया, आपने डॉक्यूमेंटेशन किया, फिर आपको एक एम्प्लॉय आईडी दिया जाता है। जैसे कि मान लो कि ये टेबल ब्लैंक था शुरुआत में, टीसीएस की ये कंपनी है मान लो, जिसका ये एम्प्लॉयज़ डेटा है, ये शुरुआत में ब्लैंक था। ओके, फिर एक एम्प्लॉय आया जिसका नाम है स्टीवन, उसने डॉक्यूमेंटेशन किया, उसका हायरिंग वगैरह हो गया, उसको एक ज्वाइनिंग डेट दे दिया, उसने 17/6/2003 को ज्वाइन किया, ये तारीख को। फिर उसको उसने जब दे दिया डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो फिर उसको कंपनी ने क्या कर दिया, एक एम्प्लॉय आईडी दे दिया 100, उसको बोला भाई ये तेरा एम्प्लॉय आईडी है। ओके, फिर तेरा सैलरी ये है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, उसको एक डिपार्टमेंट आईडी दे दिया 90 डिपार्टमेंट में। फिर दूसरा बंदा आया, नीना करके एक बंदी आई, नीना कोचर उसका सरनेम है। फिर उसको भी कंपनी ने क्या कर दिया, एक एम्प्लॉय आईडी दे दिया। सिमिलरली थर्ड इलेक्स डीहैन करके बंदा आ गया, उसको भी 102 दे दिया। अब मान लो फोर्थ अलेक्जेंडर आ गया, अलेक्जेंडर होनॉल्ड। अब ये बंदा आया और उसको भी 102 एम्प्लॉय आईडी दे दिया। इज इट पॉसिबल दैट 2 एम्प्लॉयज हैविंग द सेम एम्प्लॉय आईडी? इज इट पॉसिबल इन अ रियल टाइम? रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल होता है कि एक ही बंदे को, एक ही कंपनी में दो बंदों को सेम एम्प्लॉय आईडी है? इज इट पॉसिबल? नहीं होता, नहीं होता, राइट। या फिर अभी आपका मोबाइल नंबर का हम एग्जाम्पल लेते हैं। दुनिया में ऐसा मुझे कोई बताओ कि एक से ज़्यादा बंदे को सेम मोबाइल नंबर मिलता है। इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल, बिकॉज आपका मोबाइल नंबर यूनिक रहता है, इट शुड नॉट बी डुप्लीकेट। हर एक बंदे को मोबाइल नंबर यूनिक होता है, किसी दो बंदे का मोबाइल नंबर सेम नहीं होता, एक जैसा मोबाइल नंबर नहीं होता है। सिमिलरली आपके कंपनी पे भी यही होता है कि हर एक एम्प्लॉय के एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी दिया जाता है। इट मीन्स उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बताया कि भाई ये जो एम्प्लॉय आईडी कॉलम है ना, इसके अंदर डुप्लीकेट जाएगा ही नहीं। ओके, इसके अंदर जो भी डेटा आप इंसर्ट करोगे दैट शुड बी यूनिक डेटा, दैट शुड नॉट बी डुप्लीकेट एंड दैट शुड नॉट बी नल, मतलब इसके अंदर नल नहीं जाएगा। अब मान लो
कोई किसी ने कंपनी ज्वाइन किया और उसको एम्प्लॉय आईडी है ही नहीं, ऐसा कभी होता है कि नहीं भाई जान दो तूने ज्वाइन किया तो कोई एम्प्लॉय आईडी देते ही नहीं, ओके रहने दो तुम्हारा अभी एम्प्लॉय आईडी देखते हैं बाद में देखते हैं, ऐसा होता है क्या कभी कि भाई किसी को एम्प्लॉयड है ही नहीं, तो उस एम्प्लॉय की पहचान कैसे होगी उस एम्प्लॉय उसका, क्योंकि जब भी आप कंपनी के अंदर जाते हो तो पूरा डेटा का जो खेल होता है आपके एम्प्लॉय आईडी के ऊपर ही होता है, आपके नाम से कोई खेल नहीं होता है, क्योंकि आपके नाम के जैसे हज़ारों बंदे होंगे कंपनी में, मान लो कि मेरे नाम के जैसे मेरे फ्लोर पे 4 बंदे हैं, बट उन चारों में से हर एक को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करोगे, बाय यूजिंग सम आइडेंटिफायर, बाय यूजिंग सम यूनिक वैल्यू, उनके अंदर का कुछ जो यूनिक होगा उससे आप उसको पहचानोगे। जैसे कि मान लो कि नितिन नाम के 4 बंदे हैं, उनमें से 2 बंदों का जैसे कि नितिन नागरे सेम नेम है, ओके, और दूसरे बंदे का नितिन मैत्रे है, बट अगर मुझे नितिन नागरे को ही पहचानना है एक ही बंदे को, पर नितिन नागरे भी फिर मेरे पास 2 हो गए, तो उससे भी मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा कि भाई इससे जो मुझे चाहिए वही चाहिए, तो मैं बोलूँगा ओके नितिन नागरे तो है बट उसके फादर का नाम सुरेश है, वो मुझे चाहिए, तो इससे सुरेश क्या हो गया, इट्स एन आइडेंटिफायर, बिकॉज दूसरा जो नितिन नागरे उसके हो सकता है उसके फादर का नाम रमेश हो, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे जिसके फादर का नाम सुरेश है उसका ही ना मुझे रिकॉर्ड, इट मीन्स कि यहाँ पे सुरेश और रमेश क्या दीज आर यूनिक नेम, तो उससे मैंने जाना कि ओके भाई ये नितिन मुझे चाहिए। तो सिमिलरली इन योर कंपनी वेन एवर यू वर्क, कंपनी प्रोवाइड्स योर एम्प्लॉय आईडी एट द, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो आपका एक एम्प्लॉय आईडी जनरेट होता है, एंड दैट्स एन यूनिक एम्प्लॉय आईडी। और ऐसा भी नहीं होता कि आपका एम्प्लॉय आईडी नॉट एट ऑल जनरेट ही नहीं होता है, आपको एम्प्लॉय आईडी मिलता ही मिलता है, और वो मिलना ही है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको एम्प्लॉय आईडी किसी ने नहीं दिया, ओके। If you don't have employee ID, it means you are not the employee of that company. You should have that employee ID. तो उन्होंने क्या करके रखा है कि भाई जब भी एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट होगा एम्प्लॉयज़ का, तो उसके लिए एम्प्लॉय आईडी ज़रूर इंसर्ट करना ही है, दैट एम्प्लॉय आईडी शुड बी देयर एंड इट शुड नॉट बी नल। अगर जैसे कि हमने ये एम्प्लॉय मैनेजर आईडी के लिए हमने नल डाला था, उसने ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप यही केस अगर आप एम्प्लॉयज़ एक काम करो, आपका जो एम्प्लॉयज़ टेबल है अभी आपकी जो स्कीमा है एचआर स्कीमा में, उसका एम्प्लॉयज़ टेबल है, उसके अंदर आप एक्चुअली एक एम्प्लॉय आईडी डाल के देखो, एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डाल के देखो, जैसे आपके खुद का एक रिकॉर्ड डालो, ये देखो नीचे आओ और इसके अंदर क्या करो, आप पहली वैल्यू नल डालो, दूसरा आपका नाम डालो, तीसरा आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल आईडी डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो, ये सभी डिटेल्स डाल दो, ठीक है, और सिर्फ एम्प्लॉय आईडी को नल रखो और ये एग्जीक्यूट करो क्वेरी को, तो वो आपको एरर देगा, क्या बोलेगा वो, यूनिक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड ऐसे कुछ बोलेगा वो, तो वो आपको एरर देगा कि बोलेगा भाई ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल आपने बनाया था, तो जब आपने ये टेबल बनाया था तो इस एम्प्लॉय आईडी कॉलम है आपका, इसके ऊपर आपने कुछ लिमिटेशन या फिर रेस्ट्रिक्शन लगा के रखी है, ओके, इस एम्प्लॉय आईडी के ऊपर आपने क्या लगा के रखा है, एक रेस्ट्रिक्शन या लिमिट लगा के रखी है, वो क्या है कि बाबा इस कॉलम के अंदर आपको वैल्यू डालनी ही डालनी है, और दूसरी बात, और जो वैल्यू आप डालोगे वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो पहली बार एक काम करो, पहले नल डालने की कोशिश करो और वो रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करो, एरर आएगा। दूसरी बार ये ट्राई करो, फिर से 170 ही एम्प्लॉय आईडी डालने की कोशिश करो आपका भी, और फिर इंसर्ट करने की कोशिश करो, फिर से वो एरर देगा, वो बोलेगा भाई यूनिक कंस्ट्रेंट वायोलेट, वो बोलेगा भाई ये जो 170 है ना, ये ऑलरेडी है ना एम्प्लॉय, तो खुद क्यों ले रहा है उसके लिए, फिर से वही ईमेल एम्प्लॉय आईडी दूसरे को क्यों दे रहा है, क्योंकि एक कंपनी में एक बंदे को एक ही यूनिक एम्प्लॉय आईडी रहेगा, फिर दूसरों को 2 बंदों को नहीं दे सकता ना। तो ये हमने एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन रूल सेट करके रखे हैं कॉलम के ऊपर कि बाबा जब आप टेबल बनाओगे, क्रिएट कमांड आप जब यूज़ करोगे, तो उस टेबल क्रिएशन के टाइम पे आपने क्या किया है, इस एम्प्लॉय जो भी कॉलम होते हैं उन सभी पे क्या किया आपने, कंस्ट्रेंट लगा के रखे हैं कि बाबा इस कॉलम के अंदर तो क्या नल नहीं लेगा और इसके अंदर डुप्लीकेट नहीं रहेगा। फिर मैं और एक फर्स्ट नेम पे या फिर ये मोबाइल नंबर ये मोबाइल नंबर मैंने फ़ोन नंबर, हाँ, तो मैंने क्या बोला कि ये जो फ़ोन नंबर है ना भाई, इसके अंदर डुप्लीकेट फ़ोन नंबर नहीं आएगा। मतलब पहला एम्प्लॉय ज्वाइन किया, उसने कुछ मोबाइल नंबर दिया होगा, उसका कुछ दूसरा एम्प्लॉय या फिर उसने क्या उसी का मोबाइल नंबर दिया, तो वो आप बोलोगे भाई ये तो दूसरे का नंबर है, तू कैसे क्या दे रहा है, तो ये इट मीन्स कि दिस मोबाइल नंबर शुड नॉट बी डुप्लीकेट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बाबा किसी के पास मोबाइल होगा ही नहीं, बाबा मेरे पास मोबाइल, मैं यूज़ नहीं करता मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नंबर है नहीं,
तो आप ओके फाइन, दैट्स ओके फॉर मी, इट्स कम्प्लीटली एब्सोल्युटली फाइन कि डोंट हैव मोबाइल नंबर। तो मैं क्या करूँगा कि भाई मोबाइल नंबर नहीं है ना, मैं इसको नल डाल दूंगा फ़ोन नंबर को और बाकी की डिटेल्स डाल दूंगा, तो ये ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट मैंने सिर्फ एक ही रूल सेट करके रखा है कि दिस मोबाइल नंबर शुड नॉट बी डुप्लीकेट। अगर मैं डुप्लीकेट डालने की कोशिश करूंगा तो मेरा सिस्टम मेरे को एरर दे देगा। तो इस वो फ़ोन नंबर पे मैंने वो रूल सेट करके रखा है। अब वो रूल सेट कैसे करते हैं टेबल क्रिएशन के टाइम पे, वो हम पढ़ने वाले इसी कंस्ट्रेंट में। ओके, तो ये जस्ट मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है कंस्ट्रेंट। सिमिलरली अब मान लो हायर डेट। ओके, अब हायर डेट अगर मान लो कि बंदा आज ज्वाइन किया है, ओके आज ज्वाइन किया है और उसमें उसका हायर डेट में 2002 का डाल रहा हो, तो इज इट पॉसिबल कि बंदा आज ज्वाइन कर रहा है और हायर डेट आप पिछले इसका डाल रहे हो? इज इट पॉसिबल? नहीं, क्योंकि आज का ही डेट लेगा ना, वो बैक डेटेड तो नहीं लेगा। आज सिस्टम में डाल रहे, इट मीन्स दैट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग ऑन द सेम डे ऑन विच यू आर एंटरिंग द डिटेल्स। तो इसके अंदर में मैं रूल सेट करके नहीं भाई, इसके अंदर जो भी डेट जाएगा ना, ये करंट ही डेट जाएगा हायर डेट में। ओके, या फिर फ्यूचर डेट नहीं जाएगा। फ्यूचर डेट यहाँ पे अगर मान लो आज बंदे ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, आज ज्वाइन करो, और मैं उसको फ्यूचर डेट डालने की कोशिश करो कि बाबा बंदा सितंबर में ज्वाइनिंग डेट है उसका। ओके, आपको वर्बली तो दे सकते हो बाबा ज्वाइन करोगे सितंबर में, फिर आप सितंबर के 10 तारीख को जाओगे, जिस दिन आपका ज्वाइनिंग है, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, उस दिन वो आपकी डिटेल्स इस टेबल में फिल करोगे, सितंबर की डेट आ जाएगी। राइट, सैलरी पे कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता सैलरी किसी का कुछ भी हो। ओके, दैट्स नॉट, इसमें मैं कुछ नहीं डालूंगा। फिर डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट हो सकता है कि बाबा अभी ज्वाइन किया पर उसको कुछ डिपार्टमेंट अलोकेट ही नहीं हुआ, तो दैट्स परफेक्टली फाइन कि इसके अंदर नल भी चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शन, जस्ट एक रिस्ट्रिक्शंस है जो कि हम कॉलम के ऊपर डालते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कंस्ट्रेंट, सो कंस्ट्रेंट आर नथिंग बट है क्या है, दीज आर द रिस्ट्रिक्शन और अ लिमिटेशन है, किसके ऊपर? तो कॉलम के ऊपर। तो दिस आर द कंस्ट्रेंट, क्या होता है कंस्ट्रेंट? नथिंग बट लिमिटेशन, कंस्ट्रेंट्स। ओके, कंस्ट्रेंट, चलो यार छोड़ो, कंस्ट्रेंट्स आर नथिंग बट लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन ऑन कॉलम। ओके, अभी एक टेबल बनाते हैं। अभी एक्चुअल मैं पहले तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट बता देता हूँ। ओके, सो इन ओरेकल और इन एनी डेटाबेस आई गेस यही 5 कंस्ट्रेंट है। तो सबसे पहला जो होता है प्राइमरी की। ओके, तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, तो पहला जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो कौन सा है? प्राइमरी की। दूसरा जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो यूनिक की, यूनिक की कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, दूसरा होता है यूनिक की कंस्ट्रेंट। ओके, तीसरा होता है नॉट नल। नॉट नल तो एकदम पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा ओके नॉट नल है, मतलब इसके अंदर नल नहीं जाएगा, नॉट नल। और एक होता है चेक, फोर्थ जो होता है चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट, और फिफ्थ होता है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। इसमें से जो सबसे बढ़िया, सबसे जो अंडरस्टैंड करके हमें पढ़ना है वो लास्ट वाला है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। सो दीज आर दी 5 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट इन अ ओरेकल डेटाबेस। मैं ओरेकल पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं यही बताऊंगा, बाकी का मुझे पता नहीं, आप वो गूगल कर लो, कोई पूछेगा भी नहीं वैसे तो, बट इट्स गुड टू नो कि आप सर्च कर रहे हो कुछ। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट इन ओरेकल। ओके, अब भाई मुझे कंस्ट्रेंट तो पता है क्या है, क्या यूज़ है, ये मुझे पता है, बट कंस्ट्रेंट मैं क्रिएट कैसे करूँगा? हाउ कैन आई क्रिएट द कंस्ट्रेंट ऑन अ कॉलम? अभी मैंने आपको ये भी बताया कि हम कॉलम के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाते हैं, कॉलम के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन लगाते हैं, बट भाई लगानी कैसे है, कैसे क्रिएट करेंगे हम कंस्ट्रेंट को? ओके, सो क्रिएटिंग कंस्ट्रेंट हम 2 टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो टेबल लेवल पे, ओके, टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। अभी टेबल लेवल पे क्या होता है, कॉलम लेवल क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग कंस्ट्रेंट।
टेबल लेवल कंस्ट्रेंट, दूसरा होता है कॉलम लेवल। सबसे पहले हम कॉलम लेवल पे भी पढ़ेंगे, बिकॉज जनरली हम कॉलम लेवल पे ही करते हैं। कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट, ठीक है। सो दीज आर द टू मेथड्स बाय विच वी कैन क्रिएट कंस्ट्रेंट ओके ऑन अ कॉलम। कॉलम के ऊपर इन दो टाइप से ही एक मेथड से किसी हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब मान लो कि मुझे एक टेबल क्रिएट करना है। जैसे अभी मैं क्या कर देता हूँ, ओके सिंपल वे, ये जो मैंने अभी असाइनमेंट तो मैंने दे दिया आपको, मैं क्या करता हूँ इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ, फिर से बनाता हूँ विथ कंस्ट्रेंट। ओके 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 ओके, हट जा रहे भाई, हाँ ड्रॉप टेबल किधर गया, ड्रॉप कर देता हूँ इसको, हो गया मेरा टेबल ड्रॉप। अभी मैं क्या करता हूँ, ये टेबल बनाना है मुझे अभी, एम्प्लॉयज़ डेटा, ठीक है। इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ अभी, ठीक है। अब मुझे एक रेस्ट्रिक्शन डालना है मुझे ये एम्प्लॉय आईडी पे। अगर अभी ये टेबल अगर आप क्रिएट कर देते हो, ये चलो मैं पहले क्रिएट करता हूँ फिर से ड्रॉप करता हूँ। मैंने टेबल क्रिएट किया, अब मैं इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट, हाँ इंसर्ट भी स्क्रिप्ट है ना हमारे पास, कोई क्यों इधर करने का, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा इंसर्ट स्क्रिप्ट में ले लेता हूँ इधर, ठीक है। चलो ठीक है, अभी रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। टेबल तो कर दिया हमने क्रिएट, अभी हम ये इधर इंसर्ट करनी, पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, इट विल टेक दैट रिकॉर्ड, ठीक है। चलो पहला रिकॉर्ड हो गया इंसर्ट, नो प्रॉब्लम। मैं क्या करता हूँ, फिर से 100 ही डालता हूँ एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। सेम एम्प्लॉय आईडी देता हूँ दो बंदों को, क्या करता है ये देख लेते हैं। परफेक्टली फाइन, कोई एरर नहीं दिया उसने, ले लिया। बट कीप इन माइंड कि उसने क्या किया, दो एम्प्लॉय को सेम एम्प्लॉय आईडी दे दिया, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन योर जनरल लाइफ। आपके डे टू डे लाइफ में ये पॉसिबल है, दिस इज नॉट अ रियल टाइम सिनेरियो, ओके। क्योंकि उसने दो एम्प्लॉय को सेम एम्प्लॉय आईडी कैसे दिया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल दैट टू एम्प्लॉय कैन हैव सेम एम्प्लॉय आईडी, दिस इज नॉट पॉसिबल, बट इसने ले लिया। अब एक तीसरा रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं, इसका एम्प्लॉय आईडी हम नल डाल देते हैं, ये भी सिनेरियो चेक कर लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट, परफेक्टली फाइन, उसने ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। अगर आप देखोगे इसका डेटा चेक कर लेते हैं। आइडियली दिस शुड नॉट बी हैपन, उसने एरर देना चाहिए था, उसने बोलना चाहिए था कि बाबा नहीं, तुमने जो डाल रहे हो एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, या फिर आपने एम्प्लॉय आईडी क्यों नहीं दिया, आपने तो ब्लैंक डाला है। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, ठीक है। ये देखो दो एम्प्लॉय को सेम एम्प्लॉय आईडी आ गया और एक का तो ब्लैंक है, दिस शुड नॉट बी हैपन। तो मुझे अभी क्या करना है, कॉलम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालना है एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन। ओके, जब मैं टेबल क्रिएट करूंगा तभी मैं क्या कर दूंगा, रेस्ट्रिक्शन डाल दूंगा। तो मैं भी क्या कर देता हूँ, पहले तो ये टेबल फिर से ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, क्या हो गया, अच्छा नहीं, अभी हमारे पास हमने एम्प्लॉयज़ करके केला ना, एम्प्लॉयज़ डेटा किया हमने क्रिएट, ठीक है, हो गया टेबल ड्रॉप। अभी हम फिर से क्रिएट करते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ भाई, अभी मैं टेबल बनाऊंगा विथ कंस्ट्रेंट, मैं इसके ऊपर क्या कर देता हूँ, प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ। एम्प्लॉय आईडी इसके ऊपर लगा देता हूँ प्राइमरी की, इस कॉलम के ऊपर लगा दिया मैंने, देखो ये कंस्ट्रेंट मैंने लगा दिया प्राइमरी की। ओके, अब पहला कंस्ट्रेंट के बारे में आपको बताता हूँ, व्हाट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की, व्हाट इज प्राइमरी की। सो भाई प्राइमरी की क्या होता है, इट्स अ कंस्ट्रेंट। अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज प्राइमरी की, तो योर आंसर शुड बी प्राइमरी की इज द कंस्ट्रेंट which ensures that column should not contains a duplicate values and the column should not have null values। क्या इंश्योर करता है प्राइमरी की? प्राइमरी की का काम क्या है? प्राइमरी की ये मेक श्योर करता है कि जिस किसी कॉलम के ऊपर आप उसको लगा रहे हो, जैसे कि मैंने इस एम्प्लॉय आईडी कॉलम के ऊपर प्राइमरी की लगाया है, तो ये प्राइमरी की क्या इंश्योर करेगा कि ये एम्प्लॉय आईडी जो कॉलम है इसके अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। ओके, मीन्स दिस कॉलम शुड हैव यूनिक वैल्यूज, ऑल द वैल्यू शुड बी यूनिक। इस कॉलम के अंदर, एम्प्लॉय आईडी के अंदर पूरी जो भी वैल्यूज रहेगी वो यूनिक वैल्यूज रहेगी, दैट शुड नॉट बी डुप्लीकेट। तो ये इंश्योर करेगा। सेकेंड थिंग, ये क्या इंश्योर करेगा कि दिस एम्प्लॉय आईडी कॉलम शुड नॉट हैव नल वैल्यूज, इस एम्प्लॉय आईडी के अंदर नल नहीं रहेगा।
तो ये मेक श्योर करेगा। अगर आप डालने की कोशिश करोगे तो फिर वो एरर एरेज करेगा। तो लो लेट्स क्रिएट दिस टेबल। अभी हमने टेबल तो ड्रॉप कर दिया है, नाउ लेट्स क्रिएट दिस टेबल हैविंग अ कंस्ट्रेंट के साथ हम इसको हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर ये जो मेथड है, इस मेथड को कहते हैं कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट क्रिएशन। कॉलम लेवल पे कर रहे हैं हम कि कॉलम का नाम, उसके बाद कंस्ट्रेंट का नाम, ओके, कॉलम, उसका डेटा टाइप, साइज एंड देन प्राइमरी की। सिमिलरली अगर मुझे फर्स्ट नेम पे भी कुछ कंस्ट्रेंट डालना था तो मैं इधर इस तरह से डालूंगा, ओके, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज एंड देन कंस्ट्रेंट, जो भी आपको चाहिए था। कंस्ट्रेंट के जस्ट मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ गाइस, ठीक है, और भी मेथड्स है कंस्ट्रेंट क्रिएशन का, तो हम इन डिटेल कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। जस्ट आई एम गिविंग द बैकग्राउंड। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट दिस टेबल विद द कंस्ट्रेंट प्राइमरी की। ओके, सो नाउ लेट्स क्रिएट दिस टेबल विद द कंस्ट्रेंट प्राइमरी की। ओके, अभी मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ टेबल। ओके, टेबल क्रिएटेड। अभी टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं चेक कर लेते हैं। टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं और उस पर कंस्टेंट आया कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। तो ओके, ओपन हो गया टेबल का आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है, डेफिनेशन आपकी। तो हमने एम्प्लॉय आईडी किया। ओके, ये देखो इसके ऊपर पीके करके एक आया, प्राइमरी की। ये दिस पीके इज नथिंग बट अ प्राइमरी की। ओके, अब ये देखो इधर अगर आपको कंस्ट्रेंट कौन से है आपके टेबल के ऊपर की कॉलम के अंदर, ये देखो, तो इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी के ऊपर एक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। ओके, टाइप कौन सा है, उस कंस्ट्रेंट का टाइप क्या है, तो दिस प्राइमरी कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट उसके ऊपर लगाया हुआ है। तो इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है आपकी। और उस प्राइमरी की को सिस्टम ने कुछ तो भी नाम दिया है। तो ये देखो कंस्ट्रेंट का नेम उसने दिया है sys_C006994। ये सिस्टम ने यानी कि ओरेकल ने खुद ने एक उस प्राइमरी की को नाम दे के रखा है, और दिस नेम इज़ यूनिक। अगर आपके डेटाबेस के अंदर हो सकता है मल्टीपल्स टेबल्स हो, और हर एक टेबल के अंदर प्राइमरी की होता है। कीप इन माइंड, एक टेबल के अंदर आपका एक ही प्राइमरी की होगा, बिकॉज उसी प्राइमरी की से आप आपके रिकॉर्ड्स को क्या आइडेंटिफाई करोगे, यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। तो यूनिक की का क्या काम होता है, सो यूनिक की ऑलवेज आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड्स इन योर टेबल यूनिकली। अगर जैसे कि मैंने आपको रमेश और वो मेरे नाम का जो एग्जांपल दिया था ना, तो उस टाइप का। तो हर एक टेबल, कीप इन माइंड, आपको ये पूछेगा कि एक टेबल के अंदर कितने प्राइमरी की हो सकते हैं, तो योर आंसर शुड बी ओनली वन। देयर शुड बी ओनली वन प्राइमरी की इन योर टेबल, बिकॉज दैट प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज द ईच एंड एवरी रिकॉर्ड्स इन योर टेबल। ओके, तो अभी हमने यूनिक की के साथ, सॉरी, प्राइमरी की के साथ हमने क्या कर दिया, टेबल क्रिएट किया। नाउ लेट्स इंसर्ट दी रिकॉर्ड्स। अभी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करते, तो पहला रिकॉर्ड डालते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। परफेक्टली फाइन, उसने एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज पहला ही एम्प्लॉई है, उसका एम्प्लॉय आईडी 100 डाला था, स्टीफन किंग। ओके, लेट्स अगेन इंसर्ट सेकेंड एम्प्लॉय विद डिफरेंट, मतलब यूनिक ही रिकॉर्ड डाल रहे हैं। ये भी परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, क्योंकि ये भी एम्प्लॉय यूनिक है, आईडी 100, ये भी यूनिक है। अभी हम क्या करते हैं, फिर से एक 101 डालने की कोशिश करते हैं। 101 सेम एम्प्लॉय आईडी देते हैं। ओके, ये देखो अभी उसने हमें एरर दिया, क्या बोल रहा है, ओरा 4x01 यूनिक कंस्टेंट वायोलेटेड। मीन्स इसने वायोलेटेड का मीनिंग क्या होता है कि आप इस रूल को ब्रेक कर रहे हो, यू आर ब्रेकिंग द रूल विच यू हैव सेट। आपने जो रूल सेट किया है एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन, आपने जब टेबल क्रिएट कर रहे थे आप, तो आपने इसमें एक रूल सेट किया है इस कॉलम के ऊपर। ये देखो sys_C006994, ये कंस्टेंट का नाम मैंने आपको बताया था, यही वही नाम है। ओके, ये जो कंस्टेंट है ये आपने किस पे लगाया था, तो इस प्राइमरी की पे लगाया, इस कॉलम पे ऊपर लगाया था। तो ये वायोलेट हो रहा है, ये जो रूल आपने सेट किया है, यूनिक कंस्टेंट वायोलेटेड। ओके, तो ये ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए उसने एरर दिया है। तो वो बोलेगा भाई आप यू कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, तो फिर मुझे समझ में आ रहा है, मैं ये डुप्लीकेट डाल रहा हूँ यार, एम्प्लॉय आईडी में एक ही बंदे, दो बंदों का सेम एम्प्लॉय आईडी दे रहा हूँ, मैं यूनिक एम्प्लॉय आईडी देता हूँ। देन लेट्स इंसर्ट दिस। ओके, जम गया, ले लिया उसने रिकॉर्ड्स, फाइन, परफेक्टली फाइन। नाउ अभी चौथा एम्प्लॉय आता है और उसको हम नल दे देते हैं, उसको एम्प्लॉय आईडी देते ही नहीं। लेट्स ट्राई टू इंसर्ट, फिर से एग्जीक्यूट देगा। देखो क्या बोल रहा है, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू
HR.employees.data.employee ID, मतलब वो क्या बोल रहा है भाई, एच आर जो स्कीमा है यूज़र है, उसका जो एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा टेबल है और उसके अंदर जो एम्प्लॉय आईडी आपका जो कॉलम है उसके अंदर आप ना नल इंसर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपने रूल सेट करके रखा है ना, प्राइमरी की आप ही ने दिया है एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन, और इसमें बोला है आपने प्राइमरी के अंदर कि बाबा इसके अंदर डुप्लीकेट नहीं आएगा और नल नहीं डाल सकते, बट आप तो नल डाल रहे हो, मीन्स यू आर ब्रेकिंग द रूल. सो प्लीज़ डोंट ब्रेक द रूल एंड इंसर्ट सम एम्प्लॉय आईडी फॉर दिस एम्प्लॉय, प्लीज़ असाइन सम एम्प्लॉय आईडी. ओके, तो वो बोले ओके भाई गलती हो गया, मैं इसको एम्प्लॉय आईडी देता हूँ. सो 103 नाउ अगेन लेट्स इंसर्ट. परफेक्टली फाइन, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया. सो दिस इज द यूज ऑफ योर प्राइमरी की कंस्टेंट, और दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द कंस्टेंट इज. तो ये कंस्टेंट है, तो कंस्टेंट इज नथिंग बट लिमिटेशन विच सेट और कॉलम. तो ये कॉलम लेवल पे हमने किया है. ओके, ये कॉलम लेवल पे हमने कंस्टेंट दिया. आप टेबल लेवल पे देख सकते हो, तो हम कल के लेक्चर में देखेंगे. अभी मेरा दुख रहा है गला. तो आई होप कि आपको ये समझ रहा होगा कि ये एग्जैक्टली कंस्टेंट कर क्या रहा है, कंस्टेंट होता क्या है. गाइस समझ रहा है मयूर? Yes. ओके. यस नितिन. पवन, किरण, प्रियंका, ऋषिकेश, विकी. ओके. Yes. यस नितिन. ओके. सो गाइस फॉर द डे हम वाइंड अप करते हैं. अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ और मुझे थोड़ा बैंक काम भी है, तो हम ये कंस्टेंट और आगे कुछ जो भी कंसेप्ट है वो हम क्लियर करते हैं कल. तो आप थोड़ा सा खुद से भी थोड़ा ये पढ़ लो, सो दैट कल के लेक्चर में आप और भी अच्छे से रिलेट कर पाओ. और ये इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप थोड़ा लेक्चर के पहले, क्लास के पहले थोड़ा भी खुद पढ़ो, तो आपको समझने में आसानी जाती है. यू जस्ट गेट द आइडिया ऑफ द अपकमिंग लेक्चर, जो भी मैं पढ़ाने वाला हो. तो आप जो भी है अभी कंस्टेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लो. जैसे कि अभी मैंने आपको प्राइमरी की कंस्टेंट पढ़ाया, मैंने आपको 2 टाइप्स के बताया, टेबल लेवल और कॉलम लेवल पे हम कर सकते हैं. तो अभी मैंने कॉलम लेवल पे बताया, तो फिर भाई टेबल लेवल पे क्या हो सकता है, ये थोड़ा एक बार देख लो, सो दैट कि कल के लेक्चर में आप उसको अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओ. सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा. नहीं हुआ होगा तो लेट्स कम विद द डाउट्स इन द टुमारोज लेक्चर, वी विल रिजॉल्व इट. ठीक है, और वो असाइनमेंट का आंसर मैंने दे दिए हैं, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन. ठीक है. हाँ, अरुण नहीं कहा त्याच्यामध्ये. ठीक है गाइस, सो अब टुडे वी विल वाइंड अप फॉर द डे. मिलते कल. Thank you. थैंक यू गाइस. Yeah, thank you. थैंक यू. Thank you. Wow.